अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी उसका नाम है तेरे बिन बेवजह है सब। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चला बढ़ता है नावल की तरफ। वो अपनी मगरूर चाल चलती है ऑफिस में दाखिल हुई थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से अदा करोड़ कब्बट कूट कूट कर भरा था इसमें। हाँ मैडम आ गई है, जल्दी जल्दी सब काम पर लग जाओ वरना सबकी क्लास लगेगी। मेहमद जल्दी तेजी से भागता हुआ आकर सबको तला दे रहा था। मिस्टर समा लगता है आपको बेस के ऊपर खाना खाने का बड़ा शौक है। कटीन तो जैसे हमने बनाई नहीं है। अंदर आती साथ सबसे पहले उस्मान साहब पर बरसी थी। वो हमसे गलती उस्मान साहब ऐसे पहले कुछ अपनी सफाई में कहते चुप करवा गई थी। और गलती इस ऑफिस के रूल्स लगता है आपको पता नहीं है। इधर गलती की गुंजाइश नहीं, मेरे कैबिन में 10 मिनट के अंदर अंदर मिले मुझे आप। हाँ ये कहते साथ भी ना उस्मान साहब की सुने अपने कैबिन में आकर काम करने में लग गई। मैं अपने आपने मुझे बुलाया था। उस्मान साहब डरते डरते अंदर आए थे। जी मैंने ही बुलाया था। और कोई दिख रहा है आपको इधर? और आपकी आवाज़ बेशक की तरह दू थी, रोबदार थी। ना नहीं नहीं वो मैं बस पूछ रहा था। मैं बस वहाँ साहब के तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये ले आपका लेटर, कल से यहाँ आने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बैठकर आराम से मेज़ पर खाना खाएं गराए जो दिल में आए करें, जाते टाइम अपनी पेमेंट लेते जाइएगा। और ये कहते साथ ही काम में मसरूफ़ होगी जैसे उसके अलावा कमरे में कोई नहीं था। मगर मैं मेरी बात तो सुने। उस्मान साहब ये जॉब से किसी कीमत नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए आखिरी कोशिशों करने की ठानी उन्होंने। अब आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मैं काम करते वक्त कोई बात नहीं सुनती, मुझे डिस्टर्ब होता है। आपको लेटर दे दिया है, आपका काम खत्म अब आप जा सकते हैं। और अपनी बात मुकम्मल करती उस्मान साहब को नजरअंदाज करके अपने काम में लग गई। बेचारे उस्मान साहब वो लटकाकर वहाँ से जा चुके थे। अरे उठ जा नहीं तो चप्पल से मारूंगी, उठ जा। अरेज अरेज की माँ ने फ़ौरन उसे अपनी चप्पल उतारी थी। मैं उठ रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा सो लेने दो। कल रात से जॉब ढूंढ ढूंढ कर थका हारा 3 बजे घर आया था। अरेज हमेशा की तरह जीरो ख्वार होता घर में आया आकर कुछ लम्हे स्कूल की नींद लेना चाहता था, लेकिन यहाँ भी उसे स्कूल का नसीब था। ठीक है ना, उठ माँ तो पागल है ना, घर संभाल ले। तुम लोगों के नखरे बर्दाश्त करे, मैं पागल हूँ ना। घर में वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। इधर इतना तुम्हें पढ़ाया लिखा के नौकरी करोगे, दो रोटी की वक्त 2 वक्त की रोटी आएगी वक्त नहीं, उल्टा हमें ही तुम्हें ही पालना पड़ रहा है हमेशा की तरह घर में गुर्बत होने की वजह से। अरे इसको रोजाना ताने मिलते थे, लेकिन वो करता भी तो क्या, इस ज़माने में नौकरी बिना सिफारिश के मिलना कोई आसान बात तो ना थी। अरे बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने साहब को निकाल दिया। हमारे पुराने वर्कर्स हैं वो हसैन साहब हसनैन हसैन साहब अरहा की इस हरकत से सख्त गुस्से में थे। यूं ही यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इतनी खुदसर हो जाएगी। और स्टॉप इट डैड शुरू हो गई फिर से आपकी चक कब बोला करें, बिजनेस अपने मुझे सौंप दिया ना, अब आपका काम खत्म। अब बाकी बिज़नेस देखें अपने। हसनैन साहब को ऐसी बदतमीज़ी की तवक्को नहीं थी आरा से। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? मुझसे ज़रा भी ही तमीज़ तुम्हें ज़रा भी नहीं तमीज़ के तुम अपने बाप से बात कैसे करते हैं? हसनैन साहब हर दर्जा गुस्से में थे, बड़ी रौबदार आवाज़ में बोले। बाबा क्या हो गया है? अब ऐसा भी क्या कह दिया? मेरी आदतों से वाकिफ़ है आप, फिर भी आप ये कह रहे हैं। खैर आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू राइट नाउ। ये कहते साथ ही फूल बंद कर गई थी, जबकि हसनैन साहब को इसकी हरकत नागवार गुजरी थी। ये देख रही हो अपनी बेटी की हरकतों तुम, किस कदर बदतमीज़ हो गई है। कुछ नज़र अपनी बेटी पर भी डाल लिया करो। हसनैन साहब अपनी बीवी पर चलाए थे। मेरी क्या गलती? समझा समझा कर थक गई हूँ, इसको नहीं सुनती। मेरी अपनी दुनिया में मगन रहती है, ढंग से मुझे भी जवाब नहीं देती। और जब देखो तुम्हारा रुपया पैसा हर जगह ज़ाया करने में लगी रहती है। मिसिस हसनैन मज़ीद अपनी बेटी की बुराइयां करती हुई बोली। तो फिर क्या करें बेगम, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं इसे। मैं कुछ करता हूँ। उसने साहब के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मीटिंग फिक्स करवा, ये तुमने मेरी स्कूल भरे लहजे के साथ मिस्टर राहील से पूछ रही थी। वो है मैं राहील साहब के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि मीटिंग फिक्स करना वो भूल चुके थे। क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है, कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो। अब अरहा को कुछ गड़बड़ लगी थी, इसीलिए अब उसने सख्ती से कहा था। मैं गलती से भूल गया, वो कल अकाउंट से चेक कर रहा था तो याद नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से राहील ने सच बोला था। तुम यहाँ बोलने के पैसे लेते हो? तुम्हें इसलिए ये पोजीशन दी थी कि काम संभालने की बजाय काम बिगाड़ दो। आज के आज मुझे मीटिंग चाहिए, जाओ अब। जिस तरह राहील साहब पर बरस रही थी, राहील साहब का गायब होना तो बनता था। अरीज थका हारा उठकर तैयार हुआ। एक बार फिर जॉब की तलाश के लिए निकला था। अब मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने, इस बार देखना लाजमी मिलेगी। कोई ना कोई पूरी उम्मीद के साथ कहता वो घर से निकलने लगा। मिल ही ना जाए तुम्हें, सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता। बोला भी था बड़े लोगों में उठो बैठो, लेकिन नहीं, माँ की तो सुन ही नहीं है। अरीज बिना कुछ जवाब दिए घर से अब निकल चुका था। बड़ी मुश्किल से स्टॉप पर पहुंचकर बस का वेट कर रहा था वो के सामने से आती कार ने उस पर कीचड़ उछाला। सुबह से घर में ताने सुनने यहाँ आओ तो यह सब देखो। और ज़िंदगी में आकर मेरी सुकून क्यों रही है? पेट पर लगी कीचड़ रुमाल से साफ करता किसी कैफे में जाकर थका कर बैठ गया। सर आप कुछ लेंगे क्या? कैफे के वेटर ने वहाँ आके पूछा। नहीं भाई मैं तो यहाँ बस बैठने आया हूँ था। अजीज का इतना कहना था कि वहाँ से वेटर ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। जिसकी समझ ना आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। हर जगह जॉब की इंटरव्यू दे देकर वो थक सा गया था। सड़कों की खाक छांकने के बाद अब रात में एक घर पहुंचा था। आ गया तू, क्या हुआ? मिल गई नौकरी? आज भी ख्वार होकर आया है ना? अम्मा फ़ौरन उस पर बरसी थी। अम्मा अभी घर आया ही हूँ, आपकी ताने फिर से शुरू हो गए। तो कोशिश तो कर रहा हूँ ना, कैसे करूँ? वक्त लगता है जो मिलने में। अजीज समझा कर थक गया था। मगर इसके अलावा और करता भी क्या? मुझे मत बता। तेरा तेरे अब्बा की अच्छी भली दुकान है, वो चला ले, जाकर बैठ जा। तू कुछ कमाएगा तो ही तेरी 3 बहनों की शादी होगी ना। अम्मा ने फिर से मशवरा दिया। अम्मा इतना पढ़ा मैं दुकान पर बैठने के लिए नहीं पढ़ा। मैं नौकरी की अरेस गुस्से में कहता अंदर चला गया। अरे खाना तो खा ले। अम्मा ने फिर आवाज़ दी। नहीं खाना, भूख मर गई मेरी। इतना सुनने के बाद वो चारपाई पर लेटा अपनी आंखें मूंद गया था। और हाँ मैडम, अरे हाँ मीटिंग खत्म करती अपनी पार्टी एंजॉय करने के बाद देर रात घर लौटी थी। ये कोई वक्त है तुम्हारे घर आने का? टाइम देखा है तुमने? काम तो चलो समझ आता है, मगर ये पार्टी में जाने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? हसनैन साहब अपनी बेटी को इतनी रात आता देखकर चलाए थे। मॉम समझाइए, इनको इतने पैसे हैं इनके पास, इनका बिजनेस भी मैंने ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अब मैं जितने मर्जी पैसे ज़ाया करूँ आपके फिर भी खत्म नहीं होने। हसनैन साहब को तो जवाब देती सीधा वो अपने कमरे में गई थी।
ये देखा तुमने, इसको सब तुम्हारी और मेरे लाड लाड प्यार का नतीजा है, जो इतनी मगरूर हो गई है पैसों के चक्कर में, कैसी बन गई है ये। पैसे की नहीं सुनती। हसनैन साहब का दिल कर रहा था कि वो अब जाकर लगाए अपनी बेटी को, वो अगर जान से ज़्यादा चाहते थे तो चुप थे। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी अरहा के चेहरे पर पड़ी थी। आंखें खोलती अरहा ने सबसे पहले टाइम देखा था। टाइम देखकर ही अरहा का दिमाग घुमा था। अचानक से एक धोखा अरहा के कमरे में नाश्ता दे आया। ये हम अभी तक सोए कैसे रहे? तुम लोगों को पता है ना, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मेरे अलार्म तुम लोगों सेट करते हो या ना? तो आज ये कैसे हुआ? खाने की प्लेट ज़मीन पे फेंकती, वो सारे नौकरों पर चलाई थी। मैम हम सेट करने लगे थे। वो बड़ी बेगम साहबा ने बोला कि रहने दो, मैं कर दूंगी। अरे नहायत गुस्से में बैठी थी, उठकर फ़ौरन अपनी मॉम के पास जा पहुंची। अब आपको ज़रा तमीज़ नहीं मॉम, कि अगर किसी को काम से रोकते हैं तो वो काम आपको फिर उसी वक्त करना हो चाहिए। रिया के इतने गुस्से से तो मिसेज़ हुसैन भी डर गई थी। ऐसे क्या देख रही है? जवाब तो कौन देगा अब मुझे? बेटा बेटा मैं भूल गई थी, दरअसल तुम्हारे बाबा ने आवाज़ दे दी थी, तभी ये काम रह गया मिसेज़ हुसैन। अब जानती थी ये लड़की काम को बेहद सीरियस होकर करती है और इसके रूल्स के बीच कोई आए तो उसको ये पसंद नहीं था। ठीक है, भूल गई थी। आपके रोज़ का है, मेरी रूटीन जानने के बावजूद आप दोनों अजीब हरकतें करके मुझे गुस्सा दिलाते हैं। ये कहती वहाँ से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में गई। सबने लगता है पागल समझा हुआ है मुझे। वही काम करने होते हैं जिससे नफ़रत होती है मुझे। कमरे में आते ही सारा सामान फेंकती, वो चीज़ों पर अपना गुस्सा दिखा रही थी। कंट्रोल योरसेल्फ अरहा खुद से हम कलाम होती, वो खुद का गुस्सा ठंडा करती तैयार होने लगी थी। सुने, आज तो अरिहा ने हद कर दी। अपना कुछ सोचा इसके लिए उसे कंट्रोल में कैसे लाएँ? इसी हसनैन को अरिहा के लिए फ़िक्र थी, बेहद फ़िक्र थी। हाँ, सोच लिया है, अब मैं वो काम ज़रूर करूँगा, यही एक हल है इस सब चीज़ों को निकालने का। हसनैन साहब समझ गए अपनी बेटी को कैसे सीधी राह पर लाना है। अरे किधर जा रही हो? इधर आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। ऊपर से आती अरिहा को देखकर मिसेज़ हसनैन ने आवाज़ दी, कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा अब नाश्ता करने की, ऑलरेडी आपकी वजह से बेहद देर हो चुकी है मुझे। ये बोलते हुए वो बाहर की जानब चल दी। क्या करूँ मैं इस लड़की का? ज़रा सी बात करने का तो बात का तमाशा बना देती है। मिसेज़ हसनैन सर पकड़कर बैठ गई। ऑफिस में आती सीधा वो अपने काम पर लग गई थी कि अचानक उसे कॉल आई। मैम आप अरिहा बात कर रही हैं, आपको पता था कि आपके सारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। अरिहा ने जैसे ही ये सुना उसको बेहद गुस्सा आया था। जी अच्छा सही, आपसे से बाद में बात करती हूँ। फ़ोन बंद करती हूँ। उसने सीधा हसनैन साहब को फ़ोन बुलाया। ये आपने क्या किया है ना? हसनैन साहब समझ गए थे कि किस बारे में बात कर रही है, मगर जान-बदे सुन रहे थे किस बारे में बात कर रही है। और यह मुझे समझ नहीं आ रहा। अरिहा को अब अपने बाप के ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें अब आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने ऐसा अरिहा गुस्से से लाल पीली हो रही थी, क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ खुद हो गई थी। तो मैंने फैसला किया कि बीवी संभालती हो संभालो, लेकिन अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तब तक जब तक अब तुम किसी से शादी करके घर न बसा लेती। अरिहा को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारने की आदत थी, तो वो कैसे किसी शादी-वादी के चक्कर में पड़ सकती थी? व्हाट द हेल दैट, ये क्या तरीका है? आप यूँ ऐसे नहीं कर सकते। अरिहा कुछ बोलती इससे पहले ही उसके बाप मुँह बंद कर चुके थे। उससे भी आग में गोला खोती, वो सब चीज़ें तोड़ती पागल हो रही थी। इतने ही देर में रील साहब अंदर आए थे। अरे मैम, जो आप मीटिंग फिक्स करी थी वो खतरे में है। सुबह साहब जैसे नहीं है जो तो मुश्किल हो रही है। हमें डे वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है। तो ठीक है, न्यूज़ में वेबसाइट पर हर जगह खबर फैला दो कि अरिहा इंडस्ट्री में मेल वर्कर की ज़रूरत है। कुछ भी करो, ये डील हाथ से मत जाने देना, वरना तुम मेरे हाथ से ज़ाया हो जाओगे अब। अरिया सिगरेट निकालती होठों से लगाकर कश लगाने लगी। एक तो अकाउंट बंद, दूसरा डील, तीसरा क्या शादी, ये सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा था। अरीज आज भी सुबह-सुबह धक्के खाने के लिए घर से निकला था। वहाँ से ताने सुन-सुन कर वो तंग सा आ गया था। उसको अब अपनी पढ़ाई फ़िज़ूल लगने लगी थी। अरे अरीज, क्या हाल है? क्यों खड़े-खड़े सड़कों की खाक छान रहे हो? आज भी जॉब नहीं लगी? सामने से आते हुए उसके दोस्त ने मज़ाक उड़ाया। यहाँ देख, वैसे ही मेरा मूड ख़राब है, तो नौकरी नहीं ढूँढ सकता तो कम से कम मज़ाक तो ना बना। अरीज, उसकी सरकत से बेहद मज़ा हुआ था। अच्छा चल रो मत, तुझे एक नौकरी बताता हूँ। देख, वो अरिया इंडस्ट्री जाता है ना तू, सुलमान ने जैसे ही वो नौकरी का कहा, अरीज के अंदर एक और नई उम्मीद जागी थी। वो अरिया इंडस्ट्री हुसैन साहब की जो इकलौती बेटी चला रही है। हाँ, हाँ, वही आज न्यूज़ पर जॉब की हेडलाइन देखी, मैनेजर की पोस्ट है, तो पढ़ा लिखा भी खूब है। अभी चला जा, तुझे शायद तुझे रख ले। चल अब चलता हूँ, अब्बा के लिए दही लेने जाना है, फिर मिलते हैं। सलमान खबर सुनाता हुआ चला गया। अरीज बिना वक़्त ज़ाया किए वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। राहील, अभी इधर आओ। रिया गुस्से में इधर-उधर टहल रही थी कि सामने से रहील साहब आए। जी मैम, क्या हुआ? गुस्से में क्यों लग रही है? रहील को लग ही दे रहा था कि आज भी उसकी शामत आने वाली है। ये किस किस्म के लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्या आपने एनवायरनमेंट करते टाइम ये नहीं लिखा था कि हमें किसी किस्म की बेस पर लोग चाहिए? अरिहा एक बार फिर गुस्से से रहील पर बरस रही थी। मैम ऐसा नहीं है, मैंने सब मेंशन किया था। खैर आप परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। रहील साहब को अरिया टेढ़ा करते हुए फ़ौरन बाहर निकल गया। हरीश बाहर खड़ा रिया रस्ती को देख रहा था, जो कि काफ़ी शानदार लग रही थी बाहर से। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदमों से अंदर गया था, जहाँ वो लोगों की लंबी लाइन देखकर डर गया था कि वो ये सिलेक्ट हो भी पाएगा या नहीं। धूप की शिद्दत से 2-4 ऑफिस में आकर हरीश ने साथ में लगे वेटर को बुलाने को ल को वे वे वेटर कूलर से पानी निकाला और अपनी जगह पर जाकर बैठते ही लगा था कि उसकी नज़र रिया से हुई थी। उसकी टक्कर रिया से हुई थी। किस जंगली की को ऑफिस में आने की इजाज़त दे दी तुम्हें? अंदाज़ा भी है तुम्हारी सोच से ज़्यादा महँगी ड्रेस है मेरी। रिया अरीस को थप्पड़ लगाती है, उसकी हैसियत गुदवा रही थी, मगर मैं जानबूझ के नहीं किया। सामने से आप बिना देखे आ रही थी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अरीस अपनी सफाई पेश करके बोला, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि कौन सही कौन गलत? मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे ही सुना रहे हो, जानते भी हो अगर यहाँ से धक्का देकर निकाला तो यहाँ इंटरव्यू कभी नहीं दे पाओगे। खैर तुमसे तो इंटरव्यू फिर टाइम बात होती है। अब अरीस को दर्जा का ज़लील करने के बाद वहाँ से चली गई थी। तब जबकि सब इधर बैठे लोग अरीस का मुँह तक रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद अब अरीस का नंबर आया था। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा देर के लिए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था और मैम का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर पर रिया अंदर आई। वहाँ उससे ऐसे बैठे रिया अरीस को देखती है। ये आपको तमीज़ नहीं है कि अगर कमरे में कोई ना हो तो वहीं ही रहते हैं ये, या फिर इंतज़ार करते हैं कि वो आकर हमें बुलाए तो हम बैठे? किससे पूछकर आप इस कुर्सी पर बैठे? रिया ने आकर एक मरतबा
परेशान लगाई थी, सॉरी सॉरी, वो मैं बस आपका इंतज़ार, रिया को उसकी ऐसी हरकतें सख्त नापसंद आ रही थी। ठीक है, बस बैठो अब और देखो, दिखाओ अपने डॉक्यूमेंट्स। और ये अरीज़ रिया के कहने पर सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है और उसे यकीन था कि इस बार वो सिलेक्ट लाज़मी हो जाएगा। तो आप इस जॉब के लिए फिट बैठे हैं, मगर आप हम आपको जॉब इस बुनियाद पर तो नहीं दे सकते कि आप भी काम करने का सलीका नहीं है। इसको लगा था कि शायद वो अब सेलेक्ट हो गया, मगर यहाँ उसकी अजीब हरकतें उसे बदसलीका कह दिया था। लेकिन मैं इस जॉब के लिए सही हूँ ना, तो आप कैसे मुझे बदसलीका कह सकती हैं? जी, वो तो मैं बाहर देख ही चुकी हूँ, कितना सलीका है आप में। अरे हाँ, अरे इसको तर्ज़ करते हुए बोली थी, देखिए मुझे सख्त ज़रूरत है इस जॉब की, मैं साबित करूँगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसा बयाना ना करें, मैं अच्छा काम करूँगा। अज़ीज़ बेहद रिया को मना रहा था, उसके पास ना ये करने के अलावा कुछ था भी नहीं। तो क्या नाम है आपका? रीस, ठीक है, तुम्हें मैं 1 महीने का टाइम देती हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अगर तुमने सही काम किया तो तुम्हें परमानेंटली रख लिया जाएगा, वरना तुम। ये समझ गया था कि आगे की बात, उसने झट से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया था, क्योंकि वो ये जॉब नहीं खोना चाहता था। रहील साहब इनको इनका कैमरा दिखा दें और इनके वर्क पर नजर रखें। रहील साहब रीस को उसका कैमरा दिखाकर रिया की कई सारी बातों पर अमल कर रहे थे। अचानक से रिया को किसी लेडी की कॉल आती है, जिससे उसने डील की थी। हेलो, आई एम सॉरी, आई एम कैंसलिंग दिस डील बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग गुड रिस्पांस फ्रॉम योर कंपनी मुकाबल। ऐसे ऐसी न्यूज़ सुनकर रिया परेशानी में आ गई थी। लिसन टू मी, इट्स नॉट लाइक दैट आवर कंपनी रिस्पॉन्स वेल, यू हैव सीन आवर फर्स्ट डील, डोंट बी सो मिसगाइडेड। रिया बार बार समझाने में लगी थी कि कैसे भी कंपनी की रेपुटेशन डाउन ना हो, मगर मुकाबल से कोई सुनने को तैयार नहीं था। नो नो नो, सॉरी, वी कांट डील विद यू एनी मोर, थैंक्स यू। यहाँ बेहद गुस्से में थी। ये सारा बिजनेस जो उसने बनाया था उसके मामा की वजह से खतरे में था। अरीज अपना काम खत्म करके मिठाई का डब्बा लेकर खुशी खुशी अपनी अम्मा को खुशी खबरी सुनाने घर वापस आया था। अरे अम्मा देख, मैं आ गया, तेरा बेटा आ गया अम्मा। अरे आ गया तू, और बड़ा खुश लग रहा है, नौकरी लग गई क्या, बता जरा। अरीज की अम्मा सीधा उस आकर उसे खुशखबरी की वजह पूछने लगी। हाँ अम्मा, तेरे बेटे की बड़ी सी कंपनी में नौकरी लगी है। अरीज खुशी खुशी मिठाई निकाल कर अपनी माँ को खिलाने लगा। अरे बहुत मुबारक हो, जीते रहो, खुश रहो। अब तेरी बहनों की शादी सुकून से हो जाएगी। अम्मा बेहद खुश थी अपने बेटे को उसकी जगह देखकर। हाँ अम्मा, ये तो है, बस अब पैसे आए तो अपने नए कपड़े बनवाऊंगा ताकि अच्छा लगूँ ऑफिस में। अम्मा इसकी इस बात से बदमज़ा हुई थी, दिमाग खराब हो गया तेरा, ये पैसे सारे तू मुझे देगा, पर समझा, तेरी बहनों के जेज के लिए रखूंगी। अम्मा इसको बताती अंदर खाने लेने चली गई, मगर इसको अपनी माँ की ये बात ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। इस महीने से कोई अच्छा जोड़ा तक ना पहना था, आज अपनी मेहनत की कमाई पर भी उसका कोई हक नहीं था। अरे यहाँ घर आकर उसे वे सीधा अपने वालिद के कमरे में गई थी। क्या चाहते हैं आखिर आप, बताइए क्या चाहते हैं? सैयद साहब को अपनी बेटी का इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। कि किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं जिस भी लहजे में बात करूँ, आप ये बताइए क्यों कर रहे हैं? चाहते क्या हैं? बताइए मुझे, मेरी बरसों की मेहनत क्यों ख़राब कर रहे हैं आप? रिया को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। रिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ शादी कर लो। अब तुम ही बहुत हो गया, बहुत आज़ादी दे दी तुम्हें, इसी का सिला भी रहा है हमें। हसनैन साहब के अल्फाज सुनकर रिया को शदीद गुस्सा आया। नहीं करनी मैंने शादी, और कौन सा आपकी दी गई आज़ादी का फ़ायदा उठा लिया। अब बंदा अपनी मर्ज़ी से काम भी ना करे, कैद करके रखना चाहते हैं आप मुझे। रिया की हदर्जा बदतमीज़ी हसनैन साहब की बर्दाश्त से बाहर होगी। बहुत हो गया रिया। हसनैन साहब ने उठते साथ ही रिया को थप्पड़ लगाया था। मार ले, रोक क्यों गए, मारे ना। रिया को आज तक हसनैन साहब ने थप्पड़ नहीं लगाया था, और आज पहली बार जो उसे थप्पड़ पड़ा था। एक काम करे, जान से मार दे, रोज़ रोज़ के अज़ाब से जान छूटेगी जाएगी मेरी। रिया रोती हुई अपने कमरे में आई थी। हसनैन साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ था, मगर क्या करते, वो हद दर्जा बदतमीज़ी और खुद सर हो गई थी, तो आज उन्हें हाथ उठाना पड़ा। रोते रोते रिया सो चुकी थी। इतने में मिसिज हसनैन रिया से खाने का पूछने आई, तो अपनी बेटी का सोता पाकर वापस चली गई। या आपने रिया को कुछ बोला है क्या? नीचे आते ही हसनैन साहब से वो पूछने लगी। हाँ, बदतमीज़ी कर रही थी तो हाथ उठा दिया मैंने। मिसिज हसनैन ये सुनकर हैरान रह गई कि जिस बाप ने आज तक उफ तक नहीं कहा था, आज हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। ऐसा भी क्या कर दिया था उसने? मिसिज हसनैन को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। उनको तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं क्या करता, बताओ, तुम ही बता दो। इसका लहजा देखा है, बाप तक नहीं समझती अपने सामने मुझे ऐसे जवाब देती है जैसे नौकर हूँ मैं इसका। हसनैन साहब को अपनी बेटी की हरकतें बताते हुए अफसोस हो रहा था। देखिए, जवान बच्ची है, हाथ उठाकर तो आप उसे और अपने खिलाफ कर देंगे। मिसेस हसनैन समझाते हुए बोली, सही कह रही हो, बस इस वक्त बेबर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं क्या करता, लेकिन अब ध्यान रखूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर तैयार श्यार होकर अरीज घर से निकलता ऑफिस जा ही रहा था कि रास्ते में किसी गाड़ी ने फिर से उस पर नीचे उछाल दिया। अरे देख रही रहा तुझे, मैं चल कर जा रहा हूँ, अपने बाप की सड़क समझ रखा है क्या अरीज? एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए देर हो रहा था, अब ये सब। घर जल्दी जल्दी में दोबारा पहुंचकर दरवाजा बजाने लगा। अरे कौन आ गया? आ रही हूँ ना, ऐसा बजा। अरीज की अम्मा दरवाजा खोलते हुए बोली, ये क्या हाल बनाकर आ रहा है तू? क्या चाहता है तुझे? पहले दीदी ही देर से जाने पर निकल दे। अरे इसको सामने अजीब रोलिए में खड़ा देख, उसे देखकर अम्मा और भड़क उठी। अम्मा यार, कभी तो स्कूल लेने दो, हर वक्त सुनाती रहती हो। अरीज अपनी बात कहता घर में गुस्सा। अच्छा बस जा, बदल कपड़े और भाग दफ्तर। अगर ये जॉब हुई ना तो सोच लेना घर से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। अरीज मुंह बसोरता अंदर कपड़े बदलने चला गया। रिया काम ऑफिस में काम कर रही थी। राहिल साहब अंदर आए। अभी तक वो लड़का नहीं आया, क्या करना है इसका? ये सुनकर तो रिया को शदीद गुस्सा आया। उसे देर से आने वाले लोग हरगिज़ पसंद नहीं थी। ये अभी ही ऐसी हरकतें कर रहा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। ये अल्लाह, आज पहला दिन था और मैं आज ही लेट हो गया। अब ये क्या हो गया मुझसे? अरे खुद का कोर्स तक हुआ, ऑफिस में दाखिल हुआ था। वो तो आ गया, आपको ख्याल आ गया आपको ऑफिस में आने का, आपने आने है।
अरिया ने आते साथ ही अरीज़ को बातें सुनाई। वो मैं दरअसल कपड़े ख़राब हो गए थे तो वो तो मैं देख रही हूँ अच्छे से, वैसे तो मेरी बातें की जा रही थी, मुझे मैं इस तरह से लिखा है, मैं हर काम अच्छे से करूँगा। अरिया ने उस पर तभी तर्ज़ किया, लेकिन देखिए मजबूरी भी थी मेरी, ऐसा नहीं है। अरीज़ को रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि पहले ही दिन उसका ऐसा किया। ठीक है, जाए और काम पर लगे फ़ौरन से। ये कहते साथ ही अरिया अरीज़ पर एक नज़र डालती वहाँ से चली गई। शुक्र है आज ज़्यादा ज़लील नहीं होना पड़ा, शुक्र का सांस लेता वो काम पर लग गया। थोड़ी देर में अरीज़ को अरिया की कॉल आई थी। जी मैम, जी अच्छा, जी बस तैयार हो गई। जी मैं लाता हूँ आपकी खबर। अरीज़ को अरिया ने पहले ही दिन हद से ज़्यादा तंग कर रखा था। चुड़ैल कही कि रोब तो ऐसे दिखा रही है मुझ पर जैसे गुलाम हुई मैं, इसका अरीज़ अपना सारा गुस्सा फाइल पर दिखा रहा था, लेकिन ये करता वहाँ से आ रही अरिया देख चुकी थी। हाँ हाँ, आपके पैसों की लाई गई चीज़ें हैं, तोड़ दे, फोड़ दे, फाड़ दे, बल्कि कचरे में फेंक दे। अरीज़ अरिया की आवाज़ पर एकदम से चौंका। मैं बस गलती से अरीज़ की तो आवाज़ जैसे हल्के में अटकी। क्या वो पागल समझ रखा है? 1 महीना है तुम्हारे पास, सब अगर काम में ज़रा सी भी मसला हुआ तो तुम्हारी जॉब फिर तुम्हारी नहीं हो रहेगी। अरिया धमकी देते वहाँ से जा चुकी थी। बेचारा अरीज़ अपना सा पकड़ हाँ, अपना सर पकड़ कर बैठ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं अरीज़ की वर्कशीट लेकर अरिया के पास पहुँचा था। हाँ आओ, क्या लिया काम जो मैंने दिया था, बोला था वो ढंग से तो किया है ना? जी जी, सब अच्छे से किया है, कोई खराबी नहीं होगी, आप चेक कर लें, सब परफेक्ट है। अरीज़ अपनी तारीफ अपने आप करते हुए बोला। पता है अरीज़, मुझे ज़हर लगते हैं वो लोग जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं। अरिया ने तिरछी नज़रों से अरीज़ को देखते हुए कहा था, अब जाओ तुम्हारा देख मैं बता दूँगी खुद मसला है या नहीं। कोई मसला है कि नहीं? अरीज़ बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर बाद ही रज़ीज़ साहब अंदर आए थे। मैम, कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा-ऐसा कुछ करें आप, नहीं तो बंद होने की नौबत आ जाएगी। रज़ीज़ साहब खबर सुना रहे थे। करती हूँ मैं, कुछ भी बताती हूँ। अभी तुम जाओ, जो भी मसला हो मुझे बताते रहना। रज़ीज़ साहब के जाते ही अरिया सोच में पड़ गई, लेकिन उसने सोच लिया था कि घर जाकर मामा से बात करेगी वो। रज़ीज़ की नौकरी बेहतर जा रही थी। ज़िंदगी में सुकून आ गया था। उसके खुशी-खुशी काम खत्म करके उस अपने घर आया था। अब्बा मैं आ गया, घर देख आज कितना सामान लाया हूँ घर का, देख आज अच्छा-सा कुछ बना दो ना अम्मा। अरीज़ खुशी-खुशी खाने की चीज़ें अम्मा को देते हुए बोला, अरे मेरा बच्चा अभी बनाती हूँ, जा हाथ मुँह धो के आ। अरीज़ खुश था, उसकी नौकरी से वाक़ई हालात बदलने लगे थे। अरिया घर आते साथ तोड़-फोड़ शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर हुसैन साहब और मिसेज़ हुसैन भागे-भागे आए। अरे आए आप दोनों आए, मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, आपकी खुशियाँ मना रहे हैं। अरिया नहायत ही बदतमीज़ लहज़े में बोली थी, ये क्या हरकत कर रही हो? तुम्हें लगता है इन हरकतों से तुम मेरा फ़ैसला बदल दोगी? तुम गलत हो तुम। हसनैन हसनैन हुसैन साहब अपनी बात पर कायम रहते हुए बोले, ठीक है, नहीं है आपकी ज़रूरत, मुझे खुद कर लूँगी सब मैं। और अरिया गुस्से में बोली, ठीक है कर लो, अब तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही है, अब तुम पर मज़ीद सख्ती करनी होगी मुझे। हुसैन साहब नहायत ही गुस्से में बोले, ठीक है करें जो कर सकते हैं, अब मैं भी देखती हूँ। वो पाँव पकड़ी वहाँ से चली गई, जबकि हुसैन साहब और मिसेज़ हुसैन एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसे ही काम करते-करते अरीज़ को काफ़ी देर गुज़र के जाते हैं। अब वो बिना कोई गलती के अपना काम कर रहा था। रहील जल्दी आओ फ़ौरन। जी, जी मैम, क्या हुआ है? रहील घबराता भागता हुआ आया, कैसा कर रहा है वो? क्या प्रोग्रेस है इसकी? अरिया अरीज़ के काम के बारे में पूछ रही थी। मैम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, रही सही काम का चल रहा है। अच्छा मैम, कंपनी की रेपो बहुत ख़राब हो रही है, कुछ करें? राहील बड़ी खबर सुनाते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? तो कंपनी को बहुत फिर नुकसान कैसे हो सकता है? और यह मज़ीद परेशानी में आ गई थी। यही नहीं मैम, अब आपके वालिद ने कंपनी के पैसे आपको देने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब आपको जो भी पैसे लगाने हैं, आपको आपके वालिद साहब से लेने होंगे, और उनकी शर्त पर बस इतनी सी है कि आप शादी कर लें। रील साहब मज़ीद परेशानी में इज़ाफ़ा करते हुए बोले, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। और काँच का गिलास गुस्से से फेंकती हुई बोली, मैम ऐसा हो चुका है, कुछ करें वरना कंपनी फिर गई। राहिल साहब ये बोलकर जाने ही लगे थे कि रिया ने आवाज़ दी, रुके, ये जो अरीज़ है ना, इसका 1 महीना पूरा होने वाला है ना? रिया को सोचते हुए बोली, जी, जी होने वाला है। फिर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से आप परमानेंटली जॉब पर रख लेंगी। राहिल साहब रिया को उसके पास याद दिलाते हुए बोले, अच्छा ये बताओ, इसके अब तक किसी काम में खराबी हुई है क्या? रिया ने गहरी सोच लेते हुए पूछा। नहीं मैम, इसकी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि इसने अभी तक कोई उल्टा काम किया हो। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? रिया ने जैसे ही ये सुना उसके दिमाग में एक बात आई, तो अब रहील साहब अपने एक काम करना है, मेरा इस अरीज़ का काम बिगाड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गलती की गुंजाइश नहीं थी, तो अब आप उसका काम खराब कर दें। रिया अपना दिमाग चलाते हुए बोली, लेकिन मैम ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये गलत है। रिया को रहील साहब का ऐसा मना करना सख्त नागवार गुजरा था। तो अब आप बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत? ठीक है, फिर आप शायद आपको आपकी नौकरी, रिया ने अपनी बात मुकम्मल अभी ये नहीं की थी कि रहील साहब समझ गए। नहीं मैम, मैं कर दूँगा, अभी करता हूँ। रहील साहब अपनी नौकरी नहीं जाने देना चाहते थे। इस जॉब ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया था। गुड, आइंदा मैं आपके मुँह से लफ्ज़ ना सुनूँ। रिया मगरूर मुस्कुराहट देते हुए अपने काम होने का इंतज़ार कर रही थी। निखिल साहब दोबारा कैबिन में आए। ओह! अच्छी खबर लिए हो ना, जल्दी बताओ। और रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैम आपका काम हो गया, थोड़ी देर उसके काम की फ़ाइल आप तक आ जाएगी, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है अब तुम जाओ। निखिल साहब के जाते ही रिया को इंतज़ार था कि अब इस फ़ाइल को जो फ़ोटो थी उसके सामने थी। हेलो, हाँ ज़रा अरीज़ को कैबिन में भेजिएगा मेरे। रिया मुकम्मल से बात कर देखते हुए बेसब्री से अरीज़ का इंतज़ार कर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अरीज़ की आवाज़ सुनते ही वो मुस्कुराई। आइए बैठिए, आपसे बात करती है मुझे। रिया उसीलिए नज़रों से अरीज़ को देख रही थी। अरीज़ के समझ नहीं आ रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या हुआ, मैंने कुछ किया है क्या? अरीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बुलाया गया है। सब बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। आपके काम में काफ़ी गलतियाँ हैं। ये रही आपकी वर्कशीट, देख सकते हैं आप। रिहा अरीज़ की तरफ उसका काम दिखाते हुए बोली। हाँ, अरीज़ हाथ में लिए अपने काम को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसके काम में गलती आ कैसे सकती है, जबकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब उसे अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी। मैम मैंने अगर ऐसा कुछ हो मुझसे हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई मसला है, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। अरीज़ बुखलाया अंदाज़ में कह रहा था। हाँ, तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको याद में है ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हुई थी कि एक भी गलती निकली तो आपकी नौकरी गई। रिहा अपनी चाल बखूबी चल रही थी। मैम ऐसा नहीं करें, मैं बहुत मजबूर हूँ, बड़ी मुश्किल से घर के हालात सही हुए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती, जो बोलेगी मैं करूँगा, देर तक काम करूँगा, मत निकालें मुझे। रिहा अरीज़ की बेबसी से फ़ायदा उठाने का सोच रही थी।
ठीक है नहीं करती, लेकिन लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो काम कर दो तो मैं तुम्हें वापस रख लूँगी, वरना अरीस को अपनी नौकरी बचाने का एक रास्ता नज़र आया था। वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है शर्त के लिए। जी, जी, जैसा आप कहें, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अरीस बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हाँ उसे क्या-क्या करवाएगी महबूब। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तुम्हें मेरे साथ कोई 6 महीने शादी करके रहना पड़ेगा। रिया की ये बात अरीस के सर पर बम फोड़ गई थी कि क्या शादी आपसे, मैम ये क्या कह रही है आप? अरीस को लगा शायद इसने गलत सुन लिया। हाँ, अब यही एक हल है, तुम्हारी जॉब बचाने का मंज़ूर है तो बोलो, वरना लेटर तैयार है तुम्हारा। रिया धमकाते हुए बोली। नहीं, नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं कर देता हूँ साइन। रिया अरीस की तरफ पेपर बढ़ाती उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रही थी। सिर्फ साइन ही नहीं करना है, कहा होगा बाकायदा हमारा, और ये पेपर तो बस इसलिए है कि जब टाइम खत्म की तरफ आएगा तो मुझे तलाक दे दोगी। अभी एक बात है, अरीस सोचकर संभला ही नहीं था कि रिया ने इस पर दूसरा बम फोड़ दिया था। जी, जी, अच्छा, जैसा आप कहें। कितनी मुश्किल से ये अल्फाज अदा हुए थे, ये सिर्फ अरीस ही जानता था। राहील साहब इधर आए, मौलवी साहब को अंदर लाया जाए। मौलवी साहब के आते ही रिया ने अपने बुलवाए हुए गवाह भी अंदर बुलाए। मौलवी साहब नकाह शुरू किया जाए। अरीस शाह वल्द हसन शाह, आपका नकाह रिया हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? और इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो कबूल है बोल या नहीं, लेकिन बहनों का चेहरा और माँ का दुख सोचकर वो हाँ कह दिया था, वो कबूल है। अरीस शाह वल्द हुसैन शाह, आपका नकार रिया हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। अरीस शाह वल्द हुसैन शाह, आपका नकार रिया हुसैन वल्द हुसैन खान से किया जाता है, अपने आप को कबूल है? कबूल है। अब बारी अरिया की थी, उसके सामने साथ वहाँ वकील भी मौजूद थे, जिसके सामने अरिया धक्का कर रही थी ताकि गवाह बने अपने हुसैन साहब के सामने। अरिया हुसैन वल्द हुसैन साहब का नकार अरीस शाह वल्द हुसैन शाह, हक महर 50,000 किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। सबको मुबारक के बाद देकर रिया बेहद खुश थी। आखिरकार अब उसकी आज़ादी उसे दोबारा मिल रही थी। अरीस को ये सब बेहद अजीब लग रहा था, जैसे वो पता नहीं कहाँ फंस गया हो। अब सबको बाहर भेजती वो असल काम पर आई थी। कमरा खाली था, वहाँ से रिया और अरीस थे। हाँ तो चलो, अब बारी है पेपर साइन की। अरीस ये पकड़ो और साइन करो। अब रिया ने पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। पेपर्स पकड़ता बिना पढ़े अरीस साइन करता चला गया, और रिया जो चाहती थी उसका मकसद में कामयाब हो गई थी। ये हो गया, अब तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी ना? अरीस वसूली से पूछता पूछता है, जिसको देखकर कुछ पल के लिए रिया को लगा जैसे वो गलत करी। हाँ बस हो गया, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यही काम करो और किसी को इस कॉन्ट्रैक्ट का ना बताना और ना ही हमारे धक्का का। रिया अरीस को समझाते हुए बोली थी। तो अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैंने धक्का कर लिया? अरीस के वहाँ से जाते ही हुसैन साहब को वकील अंदर आए। हाँ ठीक है, लेकिन आपको दोबारा सब कुछ मिलने से पहले मुझे ये खबर हुसैन साहब को देनी होगी, फिर ही कुछ कर सकता हूँ। वकील साहब अपना फैसला सुनाते वहाँ से जा चुके थे, जबकि रिया स्कूल में थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे अब सब कुछ मिलना ही था उसे। अजीत परेशान हाल घर की तरफ जा रहा था। जो सब आज उसके साथ हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था, वो घर बताए या ना बताए, फिर कैसे निकले इस मुसीबत से। यही सोचे हुए वो सड़क पार कर रहा था कि अचानक उसकी एक कार से टक्कर हो गई। क्या मेरी गाड़ी के आगे आकर बढ़ने का इरादा है तुम्हारा? गाड़ी से बाहर निकलती है रिया ने पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है सुबह वाले हादसे से अभी तक बाहर नहीं आए हो। तुम रिया ने उसकी हालत को देखते हुए कहा। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जा रहा था। अरीस की शक्ल से साफ लग रहा था कि वो भी सोचो में है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, मैं कैसे जा रहे थे? तुम चलने नहीं आता तो घर बैठा करो, रोड पर निकलते क्यों हो? ये मैं बीवी हूँ तुम्हारी, भूल गए क्या? लगता है बहुत जल्दी चीज़ें भी भूलने लगे हो, रिया तर्ज करते हुए कहा। नहीं वो ऐसी बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अब अरीस जानते ही लगा था कि रिया को इस पर तरस आया, उनको कहो तो मैं घर छोड़ दूँ। घर रिया ने अरीस को साथ चलने को कहा। कुछ पल के लिए अरीस सोच में पड़ गया, मगर फिर राजी हो गया था। दोनों साथ गाड़ी में जा रहे थे। अरीस जोर नजरों से रिया को देख रहा था, जबकि रिया समझ गई थी। क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है मुझे क्या? अरीस और से झुका और रिया की आवाज़ पर लो तुम्हारा घर आ गया। खैर बड़ी ख़राब जगह ले रहते हो तो मैं तो कहती हूँ मेरे घर चलो, तुम्हें भी पता लगे आखिर रिया हसद के शोहर का घर कैसा है। अरिया उसकी इसकी हैसियत बनवा रही थी, जबकि अरीस खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा था। अजीब बंदा है, अरिया की एक आवाज़ पर लड़के उठते हैं और ये मेरा शौहर होकर चुप है, हैरान है। अरिया को इसकी खामोशी बड़ी अजीब लगी। हुसैन साहब इंतज़ार कर रहे थे रिया का, क्योंकि जो खबर उनको मिली थी उसकी तो नहीं थी कि रिया के वो बिना बताए लगा कर बैठेगी। रिया मजे से घर दाखिल हुई कि उसका सामना हुसैन साहब से हुआ। इतनी बड़ी कब कब हो गई कि तुम के अकेले लगा कर बैठो बिना हमें बताया? हुसैन साहब का अब उसमें लहजा गुस्से से भरा हुआ था। अब अभी तक मुझसे पूछ रहे हैं, शुक्र बताए लगा कर लिया, वरना आपने मेरी ज़िंदगी की हदर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रिया बराबर से उन्हें जवाब देते हुए बोली। बस बहुत हो गया रिया, क्यों हदें पार कर रही हो? तुम मेरी अच्छी बच्ची थी, तुम्हें बेटा क्या खुद हो गया है तुम्हें? हुसैन साहब ने अपना लहजा नरम रखकर रिया से पूछा। ये नाटक काम करें, आप जाए जाकर अपना बिजनेस संभालें। जैसे पहले नज़रअंदाज करते थे वैसे करें। रिया ये ऊपर जा ही रही थी कि हुसैन साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका। रुको, तो मुझे इस लड़के से मिलना है जिसे लगा कर बैठी हो तुम, और अगर तुम मुझे नहीं बुलवाए तो मैं खुद मिल लूँगा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, ये कहते साथ हुसैन साहब रिया का हाथ छोड़ते वहाँ जा चुके थे, जबकि रिया सोच में पड़ गई। अरे मेरा बच्चा आ गया, माफ़ होना। इसके पास जाकर उसका माथा चूम कर बोली, जी माँ ये ले पैसे लाया हूँ, रख ले। अरीस पैसे थमाते अजीब गरीब कफियत की हालत में अंदर चला गया, जबकि उसकी माँ भी उसे इसी तरह पहली बार देख रही थी। तक खाकर बेड पर लेटकर वो गहरी सोच में खो गया था। आज जो हुआ वो सोच कर परेशान था, जो के चक्कर में क्या कर बैठा था वो आज उसे काफ़ी देर बाद उसका एहसास हुआ था। क्या करूँ अब? मैं लगा फँसा दिया अपने, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ तो क्या करूँ? क्या हर तरफ से फँसा दिया गया हूँ, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह अब तू ही रास्ता दिखा। अरीस आँखें बंद किया, अल्लाह से मदद माँग रहा था। ये कहते-कहते कब वो सोया उसे पता ही ना चला। अरीस बेटा आजा खाना खा ले। अरीस की अम्मी ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी, मगर अपने बच्चे को ऐसे सोता देखकर परेशान थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अरीस बिना कुछ खाए सो गया हो। अरे यार, इसका आज ऑफिस में जल्दी का आने का आकर इंतज़ार कर रही थी कि सारा मामला उसे समझा सके, लेकिन अरीस आज नहीं आया था अभी तक। ये कहाँ रह गया? ये तो हमेशा से जल्दी आता है, इसका क्या करूँ मैं? वो जब ज़रूरत होती है तभी उसको गायब होना होता है। रिया को गुस्सा आने लगा था।
से सोच लिया था कि वो इसके घर जाएगी। अब रहील साहब ड्राइवर से कहे मेरी गाड़ी तैयार कर रखे, ये कहते साथ वो अपना सामान उठाती फ़ौरन बाहर निकल गई। रिया सीधा अरीज़ के घर पहुंची थी। ये तक गलियाँ और इस तरह के छोटे मकान में आने जाने की उसे आदत नहीं थी। आज पहली बार दफ़ा वो इस जगह आई थी। दरवाज़ा बजाते ही वो देखती है दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ। वो अंदर आहिस्ता-आहिस्ता कदमों से आती ही थी कि सामने का मंज़र देखकर हैरान रह जाती है। अम्मा चप्पल नहीं उतार ज़ोर से लगती है। अरीज़ जो काफ़ी देर से अम्मा की चप्पलों से खुद को बचा रहा था। इधर आ तुझे ठीक करूँ मैं, क्या कहा तूने ऑफ़िस नहीं जाएगा? तेरे अच्छे भी जाएँगे अब ऑफ़िस। हुमैरा बेगम हाथों में चप्पल उठाए अरीज़ की शामत लगा रही थी। यार मैं अच्छा चला जाऊँगा, चप्पल तो नीचे रख करो। आखिरकार अरीज़ तक आकर जाने के लिए राज़ी हो गया। हो रिहा वहाँ खड़ी ये सब देख रही हुई अपनी हँसी काफ़ी देर से रुकी हुई थी, इसीलिए उसने वहाँ अपने होने का एहसास दिलाया। ये जैसे ही अरे अरे लड़की कौन है तू? और बिना दरवाज़ा बजाए कोई किसी के घर घुसता है क्या? हुमैरा बेगम रिया पर बरस पड़ी। रिया उनका ऐसा रवैया देखकर हैरान रह गई। आज तक ऐसे रवैये लहजे में सिर्फ उसने बात की थी, पहली बार कोई उससे उससे लहजे में बात कर रहा था। अब क्या हो गया, गुग्गी हो या कोई आप पे बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा? हुमैरा बेगम अजीब नज़रों से रिया को देख रही थी। साफ पता लग रहा था रिया उनको ज़रा पसंद नहीं आई। नहीं वो मैं अरीज़ की बॉस हूँ, उनको उसको ऑफिस के लिए लेने आई हूँ। अरीज़ को थोड़ा सुकून हुआ था कि वो समझा था कि रिया कुछ कह ना डाले। अच्छा तो आओ ना अंदर बैठो, मैं चाय लाती हूँ। हुमैरा बेगम बैठा कर सीधा अंदर गई थी। ये बताओ ज़रा रह कैसे लेते हो इस जगह पर? मुझसे तो 2 मिनट भी रखा ना जाए और यहाँ तो कितनी गर्मी है। रिया ने टिश्यू से अपना पसीना साफ करते हुए कहा। मैं बस अल्लाह का शुक्र है, मैं इस समय भी खुश हूँ। इसने रहने के लिए छत तो दे दी कम से कम, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मुताज नहीं रखा। रात मेरा दिल मुझे भूखे पेट तो नहीं सुलाता। बस जब भी मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये सब नहीं होता। आज आप यहाँ कैसे, कोई काम था क्या? अरीज़ ने यूँ अचानक आने की वजह पूछी। हाँ ज़रूरी काम था, तुमसे जल्दी चलो मेरे साथ। अरिया सामान उठाती जाने ही लगी थी कि वापस से पलटी। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अम्मा को हमारा बता दूँ तो कैसा रहेगा? वैसे भी आखिर रिश्ते से बहू लगती हूँ उनकी। अरिया ने आँख दबाते हुए कहा, अच्छा अभी आप जाए, मैं आता हूँ, बस 10 मिनट दे मुझे। अरीज़ घबराता हुआ अंदर गया, जबकि अरिया उसकी ऐसी हालत में मुस्कुराकर रह गई। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी, और तेरी मैडम किधर गई? हुमैरा बेगम ने अरीज़ को इतनी जल्दी में जाते देखते हुए कहा। अम्मा आकर समझा दूँगा, अभी जल्दी में हूँ, बाद में आता हूँ। जी बोले आ गया हूँ मैं अब। रिया के पीछे आया। देखो देखो मेरे वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्या बात कर दी उन्होंने। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, गलती से भी उन्हें अगर तुमने बताया कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते साथ ही रिया अपने ग्लासेस लगाती वहाँ से चली गई थी। ये कहाँ फँस गया हूँ मैं? हवा के घोड़े पर सवार होकर आती है ये और आकर सीधा हुक्म देती है जैसे मैं गुलाम हूँ इसका। अरीज़ को अपनी बेबसी पर रहकर गुस्सा आ रहा था, मगर बर्ता क्या ना करता जाना पड़ा, और वरना नौकरी हाथ से जाती। अरे आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? रिहा हुसैन साहब को ऐसे अचानक देखकर ऑफिस में चौंकी। क्यों, अब मुझे मेरे ही ऑफिस में आने के लिए तुमसे इजाज़त की ज़रूरत है क्या? हुसैन साहब को रिया का ऐसा रवैया अजीब लगा। नहीं तो आए बैठे कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? रिया धीमी दिल में सोच रही थी कि अरीज़ कहाँ मर गया, अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? मैं यहाँ कुछ खाने नहीं बल्कि अरीज़ से मिलने आया हूँ। किधर है वो, बुलाओ उसे। हुसैन साहब अपनी बात पर आए थे। जी मैं अभी आवाज़ देती हूँ। रहील साहब अरीज़ को बुलाकर लाए। सुनो तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, फ़ौरन आ जाओ। अरीज़ जो परेशानी से परेशानी के मारे सर पकड़ हुआ था। रहील सबकी आवाज़ सुनकर उठ खड़ा हुआ। जी जाता हूँ, पता नहीं क्यों मैंने ये मुसीबत अपने गले बांध ली। कौन सी से पागल कुत्ते ने काटा था मुझे? अरीज़ खुद से कहता खुद को ही सुना रहा था। मजबूरन उसे उठ अंदर जाना पड़ा। जी मैम आ गया। मैं बोले रिहा ने अरीज़ के कहने पर उसे घूर कर देखा। मेरा मतलब है जी बेगम आपने बुलाया और हम आ गए। अरीज़ घूरती नज़रों से मीठे लहजे में बोला, जी आए ये ना मेरी जान, मेरे वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। रिया के लिए इतना मीठा लहजा रखना मुश्किल हो रहा था। अरे तो आप हो अरीज़, आओ बेटा इधर आओ। असैद साहब गले लगकर अरीज़ से मिले। जी मैं बस ठीक हूँ, आप बताएं, आप सुनाएं। अरीज़ को भी उससे मिलकर काफ़ी खुशी हुई थी। बाबा आप बैठे हैं ना, आए। रिया बाबा को बैठने का कहती खुद भी बैठ गई थी अरीज़, और रिया दोनों दूर दूर बैठे थे। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी होकर साथ बैठो ज़रा, अच्छा लगता है। ये क्या दूर दूर होकर बैठे हो? दोनों ने अफसर साहब की बात सुनकर एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, बैठो शर्माओ नहीं। उसने साहब के सरार पर अरीज़ रिया के करीब होकर बैठ गया। बैठते साथ ही अरीज़ ने रिया होने का थोड़ा हक जताते हुए रिया के कंधे पर हाथ रखा। रिया को इसकी हरकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। करीब होने का बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़्यादा ही फ्री हो जाओ। ये मेरा भूलो मुलाकात चंद घंटों की है, मेरे साथ इस ऑफिस में तुम काफ़ी अरसे तक हो। रिया ने कान में कहते हुए उसे धमकाया। अच्छा धमकी में दो, या ये मैं भूलूँ आपके बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बता दूँ क्या? अरीज़ ने बांसुरी में रिया को तक करने के लिए कान में कहा, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, ज़रा बाबा को जाने दो। बहुत दांत निकल रहे हैं ना। अरीज़ इस बार रिया की बेबसी का फ़ायदा उठाकर पूरा बदला ले रहा था। अच्छा देख ले के पहले इनको दिया दो, फिर देखते हैं क्या दिखाती है आप। अरीज़ अपनी हंसी दबाते हुए बोला, जिसे रिया तब तमा उठी। देख तो मैं लूँगी तुम्हें, जो बहुत समाचार रही है। अरीज़ को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आज वो इतनी हिम्मत कैसे किया। और सुनाओ बेटा, मेरी पागल बेवकूफ़ बेटी ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? हुसैन साहब अपनी बेटी की तारीफ़ों के पल बांध रहे थे, जबकि रिया को गुस्सा आ रहा था। बस दिल मिल गया तो हो गया ये सब बस। लेकिन अब मेरी बीवी काफ़ी समझदार है। अरीज़ ने ये कहते साथ रिया के कंधे पर फिर हाथ रखा। इस बार रिया ने ज़ोर से पाँव पे पाँव मारा कि अरीज़ की चीख निकली। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हुआ? हुसैन साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। जी बस ठीक ही हूँ। अरीज़ को इस वक्त रिया पर गुस्सा बहुत आया, मगर क्या करता, आखिर था भी तो उसके ही रहम करम पर। भाई तुमने से मिलकर अरीज़ बेटा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब का हो ही गया है तो सोच रहा हूँ तुम दोनों को कहीं बाहर भेज दूँ, एक साथ टाइम गुजार लोगे दोनों। इधर कहा था कि दोनों के मुँह से एक साथ यही निकला। नहीं, अरीज़ और रिया ने एक दूसरे को देखा।
अच्छा, अच्छा क्या हो गया? लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम दोनों कहीं घूम आओ, मैं कल तुम दोनों को टिकट्स भेज दूँगा आपको वैसे ही कहते साथ हुसैन साहब ने अरीज़ का कंधा थपथपाया, मुस्कुराते हुए चले गए। हाँ, तो अब बताओ क्या मुसीबत है तुम्हें? ज़्यादा नहीं बोल रहे थे तुम? अलिया अरीज़ को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली, मैंने क्या कर दिया है अब? ऐसा खुद ही तो कहा था कि बेगम बोलो, तो अब ये सब ही इसी में शामिल था। अरीज़ ने बड़ी मासूमियत से कहा, ठीक है, ठीक है, अब अगर एक बात कान खोल कर सुन लो, घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो जाओ और वहाँ जाने से पहले अपनी अम्मा को बता देना हमारा। अरीज़ अलिया की बात को लेकर सोच में पड़ गया, लेकिन अभी कैसे मैं बता दूँ? मुझे घर से बाहर निकल द देंगे। अरीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि किस द्वार में जाकर सर मारे। कैसे मेरे अब्बा बिल गिले लिए तुमसे, अब तुम भी अम्मा को बता दो, कॉन्टैक्ट का ना बताना, बस समझ गए, वो काम मैं खुद कर लूँगी और ज़्यादा बहस की ना तो बाहर फेंक दूँगी ऑफ़िस से। अरीज़ अलिया की शक्ल देख रहा था, कहाँ वो अच्छी बीवी चाहता था और कहाँ उसे ये मिल गई, वो भी चंद दिनों के लिए, करता भी क्या, बेवकूफ़ी भी तो उसी की अपनी थी। जी अच्छा, जैसा आप कहें बेगम। अरीज़ वहाँ से जाते-जाते भी अरिहा को आग लगा गया था, बस कुछ दिन है अरिहा से, अब 3 महीने और बर्दाश्त करना है इसको, तब तक मेरा बिज़नेस भी ठीक हो जाएगा, फिर तलाक ले लूँगी। मैं कुर्सी पर बैठकर वो अपने आप से कहती है, वो काफ़ी कम वक़्त पकड़े हुए थी। ये किधर से आ रहे हैं आप सुबह-सुबह? मिसेज़ हुसैन ने साहब को देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी के शोहर से मिलकर आ रहा हूँ, बड़ा सुलझा हुआ बच्चा लग रहा है मुझे तो। मिसेज़ हुसैन हैरान थी, अचानक कैसे मिल लिया आप, या आपको अचानक क्या सूझी मिलने की? वैसे है कौन, कहाँ का है, किधर का है, कुछ आता-पता मालूम किया आपने? मिसेज़ हुसैन ने तशवीशी नज़रों से पूछा, इनको डर था कहीं उनकी बेटी गलत हाथों में तो नहीं। अरे नहीं, नहीं बेगम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सब मालूम किया है। बच्चा अच्छा है, शरीफ है और मुझे लगता है हमारी इकलौती बिगड़ी नवाबजादी को यही सुधार सकता। मिसेज़ हुसैन अब उतरे थी हुसैन साहब की बात से, लेकिन वो कैसे आप करने क्या वाले हैं ये तो बताएँ। मिसेज़ हुसैन को यकीन था कि इस बार उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। बस वो छोड़ दो बेगम, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। हुसैन साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसको सोचकर मुस्कुरा रहे थे। अनीस थका-हारा सोचों में घो घर की तरफ जा रहा था। दिमाग में बस यही था कि अब घरवालों को अपनी शादी का बताएगा। कैसे उन्हें सोचों के साथ वो घर में दाखिल हुआ। अरे मेरा बच्चा आ गया, बैठ जा, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। हमारा बेगम पानी लेने फ़ौरन गई। क्या करूँ, कैसे बताऊँ? अम्मी को बहुत मारेगी या दिल ही दिल में सोचता वो खुद से बदला, क्या सोच रहा है? ये ले पानी पी, कोई बात है क्या? मेरे को शक हुआ जैसे अरीज़ ने कुछ कहना है मगर कह नहीं रहा। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो तुम मुझे मारोगी तो नहीं? अरीज़ ने बड़ी मासूमाना अंदाज़ से पूछा, क्या कहना चाहता है? साफ-साफ बोलो, मेरा को ज़रूर कुछ गड़बड़ लगी थी। अम्मा वो ना मैंने शादी कर लिया। अरीज़ ने बड़ी आसानी से कहा, क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दिया मुझे, तेज़ बोल। मेरा बेगम ने डाँट कर कहा, वो मैंने शादी कर ली अम्मा। अरीज़ ने इस बार तेज़ी से कहकर आँखें बंद कर लिया। वह इंतज़ार कर रहा था कि अम्मा कुछ कहे, काफ़ी देर से कोई आवाज़ ना पाकर उसने आँखें खोली। ये अम्मा किधर के चली गई? अभी तो यही थी। अरीज़ ने इधर-उधर देखा, ये रही तेरी अम्मा, तू इधर आ, मैं बताती तुझे। मेरा बेगम हाथों में झाड़ू लिया, अरीज़ की तरफ बढ़ी। वह क्या हो गया, इतने बड़े को मारोगी क्या? अनीस भागते-भागते कह रहा था। हाँ, इसी बड़े ने अपनी बहनों से पहले शादी कर ली। अब तो क्या चाहता है तुझे मैं पास बिठाकर तेरी बीवी का पूछूँ? मेरा बेगम ने ज़ोर से चप्पल खींच कर मारी। क्या हो गया है यार? लग रही है, खुदा का वास्ता मेरी बात तो सुनो। मैंने जानबूझकर नहीं की। अनीस अपनी कमर सुलाते हुए बोला, क्या सुनूँ तेरी? हाँ, जानबूझकर नहीं की तो तुझे क्या गन पॉइंट पर रखकर दगा पड़ाया था झूठा कहीं का? अब की बार भी यही ना सोचा, तेरी बहन भी घर में है। मेरा बेगम ने अब दूसरी चप्पल उतार कर फेंकी। अम्मा बस कर जाओ, ठंडी हो जाओ। यार मेरी बात तो सुन लो, फिर मारती रहना। मेरा बेगम ने सोचा, पहले सुन लेती हूँ फिर मारूँगी। ठीक है, नहीं मारती, इधर आ। अब और बता सब। अनीस डटे-डटे अम्मा के पास आ गया। अब आजा, नहीं आया ना तो लाज़मी मारूँगी। अनीस फ़ौरन तेज़ी से पास पहुँचा। वह देखो लड़की वही है जो उस दिन हमारे घर आई थी, वही मेरी बॉस। मेरा बेगम को हराती हुई, क्योंकि वो लड़की अमीर थी काफ़ी, उनको यकीन नहीं आ रहा था। वो तो बड़ा ही अमीर लग रही थी, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? मेरा बेगम ने घूरती नज़रों से देखा। अरे नहीं अम्मा, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है, मैंने बात की है उसके वालिद से, वो हमें भाई घूमने फिरने भेज रहे हैं। अब सोचिए बाहर जाऊँगा तो बहन के लिए चीज़ें लाऊँगा। अरीज़ ने अपना दिमाग चलाते हुए अम्मा को शीशे में उतारने की कोशिश की। हाँ, बात तो तू ठीक कह रहा है, चल सही है, चला जा, मैं राज़ी हूँ तेरी शादी इससे, वैसे फ़ायदा बड़ा होने वाला है, हमें तेरी बहन की शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी। अरीज़ ने स्कूल का सांस लिया कि मामला टल गया। अरीज़ सीधा अपने कमरे में लेटा रिया के साथ किए गए उसके शरारती लम्हात का सोच रहा था जो आज उसने किए थे। इसको कहीं न कहीं रिया अच्छी लगी थी। थोड़ा टाइम गुज़रने के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई थी। रिया के अंदाज़ में तब्दीली नहीं आई थी, मगर इसको कहीं न कहीं वो अच्छी लगने लगी थी। रिया, ये मैं क्या सोच रही हूँ? तुमने तो क्या कर लिया? मिसेज़ हुसैन रिया से पूछ रही थी, मगर मैं जानबूझ कुछ कह देता, आपको क्या मतलब है? जो भी करूँ, आपको तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में मगन रहना अज़ीज़ है, फिर मुझे में इतनी दिलचस्पी क्यों? रिया ने बेहद तज़िया अंदाज़ में जवाब दिया, बेटा माँ हूँ तुम्हारी, मानती हूँ अपने कामों में तुम पर तवज्जो नहीं दे सकी, लेकिन ऐसा रवैया तो ना रखो। मिसेज़ हुसैन को उसके रवैये से काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। माँ वो होती है जिसने अपने आप को मगन रखा, मुझसे गाफ़िल रखा, वो माँ खुद को मेरी ना ही कही तो अच्छा होगा। मेरी बात तभी मर गई थी जब उसने मुझे छोड़कर अपना हराम चुना था। रिया मज़ीद तल्ख़ी से जवाब दे रही थी। कह तो रही है गलती माफ़ कर दो बेटा, नहीं रख पाई, भेज दिया तुम्हें दूर, बात तो नहीं हो गलती बाबा और मैं दोनों गाफिल रहे तुमसे, मगर मेरा बच्चा इस वक्त मजबूर थे। मिसेज़ हुसैन ने मज़ीद रिया की नफ़रत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मजबूर वाक़ई मुझे आज भी वही लगता, वही बच्ची समझ रही है जिसको बहलाकर आपने दूसरे ममालिक भेज दिया था। और पलट कर तब पूछा जब मेरे अंदर से वो सब मर गया जो मुझे ज़रूरत थी। रिया ये कहकर अपने आँसू साफ़ करती वहाँ से जाने लगी थी। हाँ, आइंदा मेरे मामलों से दूर रहिएगा जैसे पहले रहती थी। मिसेज़ हुसैन सर पकड़ कर रह गई। उसकी वजह से रिया का बचपन क्या मोहब्बत गई और हैगी, बाकी तो सिर्फ़ हर किसी से नफ़रत, बदतमीज़ी। और आज उसको एहसास हुआ था कि काश वो और हुसैन साहब में से कोई एक भी उस पर तवज्जो देता तो आज वो ऐसी ना होती। रिया ऊपर आकर घंटों तक रोती रही, इतना रोती कि आँखें सुरख हो गई कि अचानक से की रिया को कॉल आई। हाँ, अरीज़ बोलो किस काम से किया तुमने? भारी आवाज़ के साथ रिया ने बात शुरू की। आप रो रही हैं मैम, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? अरीज़ को ना जाने क्यों रिया को रोने से फ़र्क पड़ा था। कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ो, तुमने क्यों फ़ोन किया ये बताओ? रिया ने बात घुमाई। ऐसा नहीं हो सकता, काट खाने वाली लड़की आज रो रही, यकीन से कह सकता हूँ कुछ गड़बड़ है। रिया हैरान थी, आखिर इसको मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है? अरे कहा ना कि कुछ नहीं हुआ, खैर तुम आखिर काम क्यों नहीं बता रहे हैं? रिया चाहती थी वो काम की बात करें, मगर आज अरीज़ की बातें सुनकर उसे अजीब लगा था। उसकी अब दोस्ती हो चुकी थी, मगर इतनी भी नहीं। अच्छा मैं दरअसल एक प्रोजेक्ट पर बात करती थी, क्या आप बाहर आ सकती हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। अरीज़ का इतना कहना था कि रिया हैरान थी कि ये यहाँ कब आ पहुँचा? वो फ़ौरन
बालकनी की तरफ भागी देखने के लिए कि वाक़ई आया या झूठ बोल रहा है। उसे ये सब अजीब लग रहा था। क्या देख रही है? सच में आया हूँ, आ जाए नीचे साथ चलते हैं। यहाँ आरिस को इतनी रात को देख परेशान थी क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। अच्छा तुम वहीं रहो, आ रही हूँ, सब्र करो ज़रा। रिया अपना उँगलियाँ दूसरी नीचे की तरफ भागी थी। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग सही है? रिया ने नीचे आते गुस्सा किया, क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज़ सुनी तो बस मैं आ गया, अब तुम्हारा शोहर हूँ इतना तो बनता है। अरीस ने आंखें दबाते हुए कहा, अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, ज़्यादा फ्री मत हो। रिया ने 2 टोकल बाद में कहा, क्यों जाओ मेरे साथ? चलो अब तो वैसे भी हम दोस्त हैं, इतना तो बनता है हक, एक साथ चलकर आइसक्रीम खाएगी ही खा ले। अरीस ने रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मगर इतनी रात को कौन बिना कौन रहा होगा? ज़रा ये भी बता दो। रिया को उसका ये अंदाज़ काफ़ी नया-नया लगा था। छोड़ो ना वो सब, तुम चलो तो सही, मेरा मतलब मेरे चलिए ना। और इसकी बातों से रिया को शर्म आने लगी थी। हाँ छोड़ो, मैं खुद ही चल सकती हूँ, वो ज़रा दूर खड़े हो मुझसे। रिया उसे दूर करती आगे बढ़ी थी। काफ़ी दूर दोनों चलने के बाद एक आइसक्रीम पार्लर दोनों पर दोनों रुके। रिया ने रिया की पसंदीदा आइसक्रीम ली। और वैसे बेगम साहब का क्या ख़्याल है? हूँ ना मैं अच्छा आपकी पसंद तक को जानता हूँ। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, देखो एक तो तुम मुझे बेगम कहना बंद करो, दोस्त बनकर रहना है तो ठीक है, वरना ज़्यादा फ्री ना हो। और इसको उसका ऐसा कहना बुरा लगा था, मगर दोस्त बनकर रहने पर वो राज़ी हो गया। ठीक है दोस्ती सही बस। अच्छा ये अब बताओ, अगर कल उस्ताद साहब ने घूमने के लिए हमें भेज दिया, फिर ये बात सुनकर रिया सोच में पड़ गई कि इस मुसीबत से वो कैसे बचे। यही तो समझ मुझे भी नहीं आ रहा। खैर वो मेरी सुधे कब है, भेजेगी तो जाना पड़ेगा। अरीस दिल पे सोच रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों आपस में जाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा ये भी सही है। देखो बातें करते करते पता ही नहीं चला कब घर आ गया आपका। अरीस का दिल तो नहीं था कि वो उसे जाने दे, मगर वो कुछ कह भी नहीं सकता था। हाँ ये तो है, चलो थैंक यू इतनी अच्छी आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो उससे कल मिलती हूँ मैं अब। अरिया के अंदर जाते ही अरीस काफ़ी देर तक रहा, वहाँ देखता रहा, फिर अपने घर की तरफ बढ़ गया। रिया जल्दी जल्दी ऑफिस में पहुंची थी तो अपने बेस पर उसे एक लेटर नजर आया। वो इसको पढ़ती है ही है कि उसके चेहरे के रंग बदलते हैं। थोड़ी देर में अरीस अंदर आता है और रिया के तासर देखकर उसे मालूम हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ रिया, सब ठीक तो है ना? लेटर को इतनी देर से देख रही हो आप? रिया कभी इस लेटर को देखती तो कभी अरीस की शक्ल को। ये लो लेटर पढ़ लो तुम भी, पता नहीं उसे साहब चाहते क्या है। अरिया अरीस को थमाती सोच में पड़ गई क्योंकि उसे अरीस के साथ नहीं जाना था। अरीस लेटर के लेकर पढ़ रहा था जिससे उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती चली गई। ऐसा भी क्या क्या हो गया अरिया, एक घूमने की जगह पर ही तो जाना है, आपके चेहरे का रंग तो ऐसे बदला है जैसे जनों का टिकट कटवा कर दे दिया हो। अरीस रिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये कोई मजाक नहीं है, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या मुसीबत। अरिया पानी का गिलास फोटो से लगाते हुए बोली, अच्छा सब छोड़ो, मैं तो कहता हूँ आज जाना है तो मेरी अम्मा से आकर मिल ले आप, ताकि उनको यकीन आ जाए कि शादी का आपका पूछ रही थी। अरीस ने बात बदली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सुनकर अरीस को दुख हुआ था। ठीक है, मिल लूँगी आज तुम्हारे घर जाकर, क्योंकि कल की टिकट है हमारी, नहीं जाएँगे तो सर साहब भी मेरे बिज़नेस पर मसला करेंगे जो मैं चाहती थी। अजीज़ कुछ कह नहीं सका था, इसीलिए वहाँ फ़ाइल रखकर बिना जवाब दिए चला गया। रात का वक़्त आ गया था, ऑफ़िस में इस वक़्त से फरीद और रिया मौजूद थे। अब रिया अपना सामान उठाती है, इसके पास आई थी, चले आपके घर, आपके मामा से मिलना है ना? रिया ने पीछे से आकर इसको कहा, जी चले आ जाएँ। दोनों भाई की यादें आ रहे थे कि रिया की गाड़ी में कुछ मसला हुआ, मैं आपकी नहीं चल रही, इंजन का मसला लग रहा है। ड्राइवर ने आकर कहा, ये सुनते ही रिया गुस्से में आ गई। तुम्हें पैसे इसलिए देती हूँ कि तुम देखो ही ना कि गाड़ी में क्या मसला है, बैठने के लिए पैसे नहीं देती मैं तुम्हें, कल से काम पर बताना। ये बोलते ही साथ ही रिया आगे बढ़ गई, जबकि ड्राइवर आवाज़ें देता रह गया। एक बात पूछूँ रिया, ये हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? और इसने सवाल पूछा, जबकि रिया ने बस उसके सवाल पर एक नज़र देखा, फिर कहा, कुछ नहीं, बताओ ना आखिर किस बात का इतना गुस्सा है? शुरू से देखता आ रहा हूँ आपको, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर गुस्सा है किस बात का। इसकी समझ से बाहर होती जा रही थी ये लड़की। देखो मेरे मामला से जितना दूर होकर ज़्यादा बेहतर होगा, हर वक्त मेरे सफ़र सवार ना रहा करो, मत बोलो हम मजबूरी के लिए एक दूसरे के साथ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिया ने तल्खी से जवाब दिया, जबकि अरीस को उसके ये अल्फाज जख्मी कर गए। दोनों चलते चलते अरीस के घर आ गए। रिया को ये जगह पसंद तो नहीं थी, मगर मजबूरी से आना पड़ा। मेरा बेगम ने दरवाज़ा खोला, अरे मेरा बच्चा तू आ गया, ये कौन है? मेरा बेगम को रिहा याद नहीं आ रही थी। अम्मा ये वही है ना मेरी बीवी, आपको बताया तो था, भूल गई आप? अरे इस दिल में दुआ कर रहा था कि अम्मा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अच्छा अच्छा आओ बेटा अंदर आओ बैठो। अरे ज़रा किधर बढ़ गई, चाय चढ़ा दे चूल्हे पर। मेरा बेगम अपनी बेटी को आवाज़ देती है। अब रिया से बात की तरफ आई थी, तो और बताओ बेटा शादी ऐसे कैसे कर ली तुमने? हमें भी ना बुलाया। मेरा बेगम ने रिया पर तंज किया, बस ज़रूरी हो गया था तो इसीलिए आपको बुलाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। रिया ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, अच्छा हो तुम चाँद जैसी, मगर एक बात बताओ, ये हम गरीब लोगों पर इतनी मेहरबानी, मेरा मतलब है किस खुशी में जिसको पसंद किया कोई अमीर से भी कर सकती थी। अरे अपनी मम्मा की शक्ल देख रहा था जो रिया की बेइज्जती करने के इंतज़ार में थी। देखिए आपका बेटा पसंद ही इतना आ गया था, ऐसे भी मैं हूँ तो साथ इसके अमीर की क्या ज़रूरत क्या है? और फिर इसकी ज़रूरतें भी तो मैं पूरी कर रही हूँ साथ-साथ। रिया ने भी टेका के जवाब दिया, तो यहाँ आने का मकसद भी बता दो, वरना अमीर घर की बिगड़ी लड़कियाँ ये भला यहाँ के क्या लेने आएगी? मेरा बेगम ने तर्ज़ करते हुए कहा, आपका बेटा लेकर ले तो गई हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? खैर आपके बेटे को बाहर लेकर जा रही हूँ, साथ अपने काम से। उम्मीद है एतराज़ नहीं होगा आपको, अगर एतराज़ है भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रिया ने जला देने वाली मुस्कान देते हुए कहा। इस दोनों की शक्लें देख रहा था, उसे लग रहा था कि ये दोनों लड़ ना पड़े तर्ज़ करते-करते। ठीक है जाओ, ले जाओ, ये बात तो बाहर से भी पूछ लेती, वैसे भी इस घर में पहले भी आई थी तो बेटा पसंद है तो था नहीं। बहरहाल बेगम ने भी खूब रिहा को तर्ज़ जुमले कसरत रही थी। बैठना तो अभी भी पसंद नहीं, बस क्या करें अब ससुराल है मेरा, तो इतना तो हक बनता है ना कि 2 घड़ी बैठकर फ़र्ज़ अदा कर लूँ। रिया के जवाब से मेरा बेगम लाजवाब हो गई, वो जान गई थी कि अब इसकी टक्कर का कोई आ गया था उनके सामने। तो अब हम चलते हैं, वो अजीब से बनाई गई चाय हमारी तरफ से आप पी लीजिएगा, और हाँ, अपने बेटे को कल टाइम पर भेज दीजिएगा, जाना है हमने। रिया तर्ज़ करती बातों ही बातों में मेरा बेगम को जताते हुए अपना बैग उठाने बाहर निकल गई। देखो ये तेरी से बीवी होती ना तो यकीन कर इसकी अक्ल तोड़ देती, मैं बता रही हूँ, समझा ले इसको तमीज़ से रहा मेरे साथ। मेरा बेगम गोदी माई से नज़रों से अरीस को समझा रही थी, जबकि बेचारा अरीस तो फँसा गया था। जी, जी समझा दूँगा इसे अच्छे से। वो उस समय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
अरे हमेशा की तरह आज भी देर से घर पहुंची, उसे ऐसा जाता देखते हुए मिसेस हुसैन ने रोकना चाहा, मगर वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर गई। रुको हरिया, मेरी बात सुनो, बहुत हो गया, वहाँ हूँ मैं तुम्हारी, रुको आज इधर। मिसेस हुसैन ने पीछे से हरिया को आवाज़ दी, क्या हुआ, बोल दे। आप भी और फिर चलती बदल। हरिया ने बदतमीजी से जवाब दिया, किस लहजे में बात कर रही हो, अब तो शादी हो गया, कुछ तो तमीज़ और बात करने का तरीका सीख लो। बड़ों से मिसेस हुसैन ने हरिया को उसकी बदतमीजी पर टोका, आपको तो जैसे बड़ा तरीका है अपने बच्चों से बात करने का, उनको संभालने का। हरिया ने एक बार फिर से बदतमीजी से जवाब दिया, बहुत हो गया, अब तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, मैं जितना प्यार से बात कर रही हूँ तुम इतना ही सर चढ़ रही हो। मिसेस हुसैन ने थप्पड़ मारते हुए कहा। हाँ, उठा ले हाथ, मैं मार दे मिजाज से, मार दे, कल जा रही हूँ मैं, कल बाहर मैं बाहर, कल के बाद मेरी शक्ल के लिए तरस जाएगी आप। अरिया चलाते हुए आवाज़ में कह रही थी, वहाँ से भागी थी, रुको इधर, मेरी बात सुनो अरिया, रुको। मिसेस हुसैन आवाज़ देती रहेगी, मगर अरिया सुनी अनसुनी करके जा चुकी थी। सुबह का वक्त था, आज अरिया और इसकी बड़ी की फ्लाइट थी, और इस तो पूरी रात खुशी से सोया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत खुश था अरिया के साथ जो वक्त बिताने को उसे मिल के रहा था। हाय, आज का दिन कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस स्कूल से आ गया हो। अरिया खुद से कहता, सामान मारता भाई की तरफ जाने वाला था। अरे उठ गया तू, जा, तेरी बीवी बुला रही होगी, नखरे ही खत्म नहीं होते मैडम के, मेरा बेगम बुलाते हुए बोली थी। अरे वाह, क्या तू भी बहू है तुम्हारी, अब जैसी भी है उठा लो ना नखरे। अरे हंसते हुए बोला अरीस को। अरिया की बातें करना बेहद अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ बहू, जाओ तुम भी, फिर कहेगी वो मेरे मियाँ को रोक लिया। मेरा बेगम से तरस से कहा, अच्छा ना तू भी ना ख्याल रखना घर का, जल्दी वापस आऊँगा। ये कहते साथ ही अरीस अरिया के घर की तरफ निकल आया, कहाँ है तुम्हारी खुद सर बेटी, नजर नहीं आ रही। उसने साहब ने फ़ौरन मिसेस हुसैन से पूछा, तुमने बेहद रात में बहस हो गई थी हमारी, इस हवाले से रोते रोते सो गई। मिसेस हुसैन ने कल रात का सारा वाक़या बता दिया। हम तो माँ बेटी अपने मसले आखिर के हल क्यों नहीं कर लेती, पुरानी बातें क्यों नहीं बुला देती, हुसैन साहब ने समझाना चाहा। मैं बात करना चाहती हूँ उसे, वो सब सुन कुछ तब ना, खैर उसे मैं किसी दिन सही से समझा दूँगी। मिसेस हुसैन ने कुछ सोचते हुए ये बात बोली, जिससे हुसैन साहब भी मुतमिन हो गए। फिर सीधा आलिया के घर आया था, इतना बड़ा घर देखकर उसे अपने आपको थोड़ा कमतर समझा था। वो चलता-चलता सीधा अंदर दाखिल पहुँचा था। कितना बड़ा घर है आलिया, सही कहती है, वाक़ई में शदीद कमी महसूस मुझ में है पे ही। मिसेस हुसैन साहब ने अंदर आते अरीस को देखा, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे, खैरियत तो है सब, यहाँ हो। हुसैन साहब की आवाज़ सुनकर अरीस वहाँ आया। अजी अंकल, बस अरिया और हमने जाना था तो सोचा जल्दी आ जाओ, बातचीत भी हो जाएगी बेगम से। अरीस को अरिया को बेगम बुलाना बड़ा पसंद था। अरे वो तो बेटा अभी उठी ही नहीं है, एक काम करो तुम उठा दो ताकि एक वक्त से पहले फ्लाइट पर पहुंच जाए। असल से आपका इतना कहना था कि अरीस का तो दिल खुशी से भाग भाग हो गया जी। मैं वो थोड़ा मतलब उसे बुरा, अरीस को डर भी था कि ऊपर गया तो वो बिल्ली खा ना जाए उसे। अरे बेटा जाओ जाओ, बेगम है तुम्हारी, जाओ शाबाश। हुसैन साहब ने ज़बरदस्ती अरीस को एक ही कमरे में भेज देखा था। बेगम तू हमारी बेटी को ये लड़का ज़रूर ठीक कर देगा, हुसैन साहब मुस्कुराते हुए बोले। अरीस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र बिस्तर पर उससे बेखबर सोई रिया पर पड़ी, जो लापरवाह उलिये में उसके दिल के तारों को छेड़ गई थी। कमरे में एसी चलने के बावजूद अरीस के बेदाग पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे। अपना हाथ लगता करते हुए छोटे छोटे कदम उठाता बैठ के करीब रिया के सरहाथे बैठ चुका था। वक़्त तो दिन का था, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसे थी जैसे रात की तन्हाई उस पर बिखरे खुलिये में इस सबसे नाजुक का क़यामत ख़ेज़ सराफा मालकियत का एहसास शिद्दत से जगा था। पर अपने जज़्बात की शिद्दत को छुपाते उसने हंसना से अरिया के कंधे को हिलाया था। मैडम दो, मेरा मतलब बेगम उठ जाए प्लीज़। वो घबराहट पर काबू पाते उसे उठा रहा था, जब उसकी बची कुछ हिम्मत अरिया की अगली हरकतें खत्म कर दी। जब वो करवट बदलते अरीस का हाथ अपने चेहरे के नीचे लिए मजे से सो चुकी थी। अरीस ने घबराहट में तेजी से अपना हाथ निकाला तो वो अरीस अचानक अफ्ताब पर भड़क उठी थी और उसे सख्त तेवरों से घूरने लगी। ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे जिद देख लिया हो, कहीं प्यार तो नहीं हो आ रहा मुझे यूँ करीब देखकर। जिसको तो उसकी हर अदा से प्यार जैसे प्यार होसा हो गया था। उसका मूड था अरिया को छेड़ने का, प्यार ना से ही अलबत्ता उल्टी ज़रूर आ रही है तुम्हें अपने करीब देखकर। अरिया ने अरीस को पीछे करते हुए उसे जवाब दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी बिना इजाज़त के। उसे गुस्सीले लहजे से अरीस भी खौफज़दा हो गया था। मैं तो यहाँ वो गलती से आ गया था, सोचा गलती आ ही गई है तो बेगम से मिल लूँ। रीत हंसते हुए बताया, उसे लगा शायद वो बच जाएगा। अच्छा, तुम्हें क्या मेरी शक्ल पर पागल लिखा नज़र आ रहा है, या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसके सामने तुम कहानी बना लोगे? अरिया ने घूरती नज़रों से कहा। रीत के हलक से तो जैसे अब आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी। बोलो क्या घूर रहे हैं, मुझे पागल समझ रखा है, निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से। रिया चिल्लाती आवाज़ में कह रही थी, जी जी मैं जा रहा हूँ मैडम, मेरा मतलब बेगम साहिबा। जाते जाते भी अरिया को तकड़ना नहीं भूला था। बेगम जी आज हमने जाना है, जल्दी तैयार हो जाइएगा, मैं नीचे ही हूँ। सोचा याद दिला दूँ, प्यारा सा तैयार होना। वापस आकर वो एक दफ़ा फिर रिया को गुस्सा दिलाकर भाग गया। अरीस, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें। वो गुस्से में कांच का ग्लास फेंकती चलाई थी। क्या हुआ बरखुरदार, मुँह लटकाए क्यों आ रहे हो नीचे? मेरी बेटी ने कुछ कहा क्या? हुसैन साहब ने अरीस का उतरा हुआ मुँह देखते हुए पूछा। नहीं बस वो तो इसको शायद मेरा साथ रहना पसंद नहीं, तभी बस। अरीस ज़्यादा कुछ नहीं कह सका, बस मिसेस हुसैन समझ गई थी। अरीस बेटा, अब तो तुम लोग जाने वाले हो, ज़रा मेरे साथ आओ, कुछ बताना है तुम्हें। मिसेस हुसैन की आवाज़ सुनकर अरीस उनके साथ चल दिया। जी हाँ ठीक है, ये क्या बात है? अरीस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो अकेले में बताना। मिसेस हुसैन ने, बेटा देखो मैं जो समझाऊँ उसे गलत नहीं समझता। मिसेस हुसैन ने अरीस को आराम से समझाया, देखिए आंटी आप बेटा भी कहती है और ऐसी बात भी करती है, शर्मिंदा नहीं करें, आप बताएं क्या बात है? अरीस को अजीब सा लग रहा था, आखिर मिसेस हुसैन उसे क्या क्यों कह रही है। वैसे बात रिया के बारे में, मेरी बेटी खुद सर्दी ही है, ना ही वो बेहिस है। वो बस तकलीफ में आएगा, जब वहाँ जाकर कुछ करे तो बेटा उसे कुछ कहना नहीं। मिसेस हुसैन को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सारी बातें अरीस को बताएँ। देखिए आंटी खुलकर बताएँ मुझे, आप बेफ़िक्र रहें, मैं रिया का खुद से ज़्यादा ध्यान रखूँगा। देखो रिया मेरी बच्ची काफ़ी अच्छी और हँसमुख थी, नरम दिल थी, लेकिन मेरी कुछ गलतियों और अपने वालिद की तवज्जो के बिना उसने अपना बचपन गुज़ार दिया, जिसने उसके आज को बदल कर रख दिया। वो टूट सी गई मेरी बच्ची की ज़बान कड़वी ज़रूर है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। मिसेस हुसैन अरीस को सब बता रही थी, वो चाहती थी अरीस की मोहब्बत रिया को ज़रूर बदल देगी। देखिए मैं समझता हूँ सब, लेकिन देखिए एक बच्ची को अकेले छोड़ना, इस पर तवज्जो ना देना, जबकि बच्चे तो माँगते ही तवज्जो है। सोचिए इस पर क्या बीती होगी। उसका ऐसा रवैया मेरी नज़र में जायज़ है, लेकिन बेफ़िक्र रहें आप, मैं कोशिश करूँगा वो पहले वाली रिया वापस ले आऊँ।
अरीज़ ने समझाते हुए जो बात बोली वो ज़्यादा था, उसे क्या करना होगा। ठीक है बेटा, तुमने ये बात कहकर मुतमईन कर दिया, मुझे यकीन है मुझे वो पहले जैसी हो जाएगी। चलो तुम्हें देर हो रही होगी। इसी से सैर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, जबकि अरीज़ खड़ा अकेले सोच रहा था इस जंगली बिल्ली को संभालना कैसे जाए। थोड़ी ही देर में अरिया अपना सामान उठाते हुए नीचे आई। अरीज़ की नज़र इस पर फ़ौरन गई थी। वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर बेचारा अरीज़ चाह कर भी कुछ कर ना सका था सिवाय हसरत भरी निगाहों से देखने के। ऐसे क्या घूर रहे हो तुम मुझे? अरिया ने आते साथ अरीज़ को गुस्से से देखते हुए कहा। क्यों, अपनी बीवी को देखना गुनाह है? अरीज़ तो फिर अरीज़ था, कैसे मौके जाने देता तंग करने का। नहीं, गुनाह नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है, समझे तुम। नज़रें नीचे रखा करो मेरे सामने, तुम ये ना हो के मैं तुम्हें देखने के लायक भी ना छोड़ूँ। मुँह बनाती हुए अपना सामान वहाँ रख रही थी। वैसे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, मेरी तरफ देखकर भी बात कर सकती हो। वैसे भी रात भर अब मुझे ही दिखना है सिर्फ तुमने। अरीज़ उसका हाथ पकड़ता अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहने लगा, जिससे अरिया कुछ लम्हे के लिए गुस्से में आ गई। कितनी बार समझाऊँ, हाथ मत लगाया करो मुझे। अरिया धक्का देती, उसे अपना हाथ छुड़वाती, अपना सामान उठाती। गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। मेरी बीवी हो, 1000 बार हाथ लगाऊंगा, क्या कर लोगी? अरीज़ उसके पीछे पीछे घूमते हुए बोला, दूर खड़े रहो मुझे तुम ज़रा। और ये मत भूलो बीवी तुम्हारी मैं कुछ महीनों के लिए हूँ। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे तो तलाक देनी होगी। या कि ये बात पर अरीज़ का दिल जोर से धड़का था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा अगर रिहा दूर हुई तो। ऐसे बात आज तो कह दी, आइंदा नहीं कहना, बीवी हूँ मेरी। अब कानूनी तौर पर हक रखता हूँ, दूर होके तो दिखाओ तुम ज़रा। हरीज़ के इस कदर गुस्से में कहने पर कुछ देर के लिए रिया हैरान रह गई। ये पहली बार था जो हरीज़ को इतना गुस्सा आया था। लेकिन खुद को संभालती वो उसकी आंखों में आंखें डालती, उससे वही अल्फाज फिर कहे, चलो तुम चलो तो ज़रा, तुम्हें मैं बताती हूँ अच्छे से। हरीज़ घूरता हुआ गाड़ी पर बैठा था, जबकि रिया खुश थी कि उसे इस तरह जलाकर चलो दोनों खैरियत से जाना, ठीक है। इसी असद और हसैन साहब ने दोनों को रुखसत किया अपनी दुआएं देख कर, लेकिन किसको खबर थी वहाँ जाकर क्या हंगामा करेगी रिया। अब बोलो परी, ज़ुबान चल रही थी ना तुम्हारी। अरीज़ ने रिया का हाथ ज़ोर से बरोड़ते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। रिया को गुस्से के साथ साथ हद से ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। उसने फ़ौरन मौका देखकर अरीज़ के हाथ पर काटा। आज अगली बिल्ली हो पूरी, मैं कोई सलमान खान नहीं हूँ जो तुम्हारा कटा होगा। अभी अभी बर्दाश्त कर लो, इंसान हूँ मैं। अरीज़ फ़ौरन हाथ छोड़ता उससे दूर हुआ था। आ गया मज़ा, अब आइंदा ख्याल रखना। अरिया ने अपनी हंसी फ़ौरन दबाई। हंस लो, बाद में बताऊंगा तुम्हें। अरीज़ ने घूरती नज़रों से कहा। काफ़ी देर के सफ़र के बाद दोनों आखिर खान होटल पहुंच गया और अरिया मस्जिद से जिसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर आती जुल्फ़ों को उड़ा रही थी। अरीज़ काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। उसका दिल चाह रहा था कि ये वक्त यहीं रुक जाए, लेकिन जगाना भी ज़रूरी था। अरिया उठो शाबाश। अरीज़ ने बड़ी हंसती से अरिया को जगाया। क्या हुआ, क्या आ गया क्या? अरिया ने ऐसा ऐसा अपनी आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया तो खुद को अरीज़ के करीब पाकर वो फ़ौरन दूर हुई। सॉरी ये पता नहीं मैं कैसे। अरिया शर्मिंदगी के साथ हिचकिचाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। आओ ऐसा आ जाओ चले। अरीज़ सामान उठाता अंदर आ गया। अरिया भी पीछे पीछे चल दी। कमरे में आते ही दोनों ने स्कूल का साथ लिया। लंबे सफ़र की वजह से दोनों बेहद थक गए थे। तो चलो फ़ौरन अपना सामान हटाओ, मैंने सोना है, फिर कल सुबह काम करने भी जाना है। आज तो सारे सफ़र में टाइम का निकल गया। अरिया कमर पर हाथ रखे अरीज़ को ऑर्डर देती अपना बैग उठा रही थी। अरे अरे सोने थोड़ी आए हैं, इधर ना काम से आए हैं, भूल गई क्या? सूसर जी ने कहा था घूमने जा रहे हैं हम, याद तो होगा ना बेगम। अरीज़ अरिया को जवाब देते साथ ऊँची आवाज़ में बेगम बोला था कि वो मज़ीद जल्द भूल जाए, क्योंकि अरीज़ को अब मज़ा आने लगा था उसे इस बारे में। अगर अब तुमने एक और बार बेगम बोला तो कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा करूँगी। अब हटो इधर से, जाओ सोफ़े पर, मैं इधर सोऊँगी। अरिया मज़े से पूरे बेड पर कब्ज़ा किया, अरीज़ को धक्का देती मज़े से लेटने लगी थी। वैसे हम मियाँ बीवी ना सही, हम दोस्त तो हैं ना। अरीज़ अपना तकिया लगाए हुए आराम से लेटते हुए कहने लगा। उसे लगा शायद अरिया जवाब देगी, मगर वो तो फ़ौरन सो गई थी। तो ये मोहतरमा सो गई। हाय बस शायद मैं ही इस जंगली बिल्ली के प्यार में पागल हो रहा हूँ। पता नहीं है हमारी बेगम साहिबा आकर कब हमसे प्यार करेगी। आंखें बंद की अपने दिल में सरगोशी कर रहा था। रात का आखिरी पैर था, हर तरफ खामोशी थी। आइटने में वो ऐसा कदमों से उठती, अपना फ़ोन उठाती, वाहिद की जानब गई थी। हाँ बोले राहिल साहब, क्या वो डील सही चल रही है? हुसैन साहब ने पैसे देने पर अब कोई पाबंदी नहीं लगाई। मतलब हमारा प्लान सही काम कर रहा है। ऐसे ही हर एक चीज़ पर ध्यान रखो। वो फ़ोन पर बात करती, मैंने किसी से मुस्कुराई थी। जी मैं हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा हूँ, परेशान ना हो आप जो डील उधर करने गई है वो भी करें, ताकि हमारे बिज़नेस को फ़ायदा हो। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आपने क्या सोचा? बस 1 महीना है अब तो। रहील साहब ने फ़ौरन वो बात कह रही थी जिसके बारे में रिया काफ़ी देर से सोच रही थी। इस बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, मगर काम जैसे ही खत्म हुआ ये सब भी खत्म कर दूँगी जल्द ही। वो कुछ सोचते हुए कह रही थी, ठीक है मैम, जैसे आपको बेहतर लगे। मुकाबले ने पूरा फैसला रखा जा चुका था। वो ऐसे-ऐसे कदमों से वापस कमरे में आई। उसने एक नज़र अरीज़ पर डालते हुए उससे ठंडी आह भरी। उसे दिल ही दिल में लग रहा था कि वो गलत कर रही है, मगर वो हालत तो के आगे मजबूर थी। सुबह के 9 बज रहे थे। अरीज़ कब से उठा, तैयार होकर मुसलसल रिया के पास बैठे उसे देख रहा था। सुबह की पहली किरण रिया के चेहरे पर जैसे ही पड़ी, उसकी आँख फट से खुली थी। आँखें मसलते हुए वो जैसे ही उठने लगी तो अपने पास यूँ अरीज़ को इतना करीब आकर वो कुछ देर के लिए हैरान हुई थी। ये तो मेरे पास साथ सोते वे क्या कर रहे थे? तो अपना दुपट्टा उतारती फ़ौरन ओढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, अपनी चांसी बेगम उस दोस्त को देख रहा था कि सोते में। मोहतरमा कितनी हसीन लगती है कि किसी को भी देखने से पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए। ना जाने क्यों अरीज़ उसकी देखते ही ये बातें बोल रहा था, जबकि अरिया उसे इन बातों पर फटी-फटी नज़रों से देख रही थी। अच्छा ठीक जो भी है, आज हमने जाना है ना घूमने। अरिया ने अरीज़ को बिगड़ते देखा तो फ़ौरन बात बदली। हाँ जाना तो है, कहाँ जाना पसंद करोगी बेगम, बताओ बेगम। अरीज़ ने छेड़ते हुए सवाल किया। क्यों ना किसी ऐसी जगह जाया जाए ना, ये हम बाहर निकल कर सोच लेंगे। फिलहाल मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मंगवाओ फ़ौरन। अरिया फ़ौरन उठते साथ अरीज़ को ऑर्डर देती, फ्रेश होने चली गई। हाँ ये लड़की एक दिन अपनी अदाओं से मार डालेगी मुझे। हाँ मुझे क्या होता जा रहा है। वो मुझसे बातें करता मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब चल दिया था। आखिर मसला क्या है, शख्स के साथ आलिया आईने में अपने बाल बनाती हुई मुसलसल इसका सोच रही थी। वो काफ़ी देर से उसको सोच रही थी कि उसे मालूम ही ना हुआ कि कब अरीज़ उसके पीछे खड़ा था। वो लगता काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है मेरे बारे में। अरीज़ ने एकदम से पीछे से आकर रिया के कान में कहा, सोच ही डालो मैं तुम्हें, चलो चले, तैयार हो गई हूँ मैं। अरीज़ की बातों को नफी करते वो सीधा बाहर की जानिब निकल गई। हाँ ये लड़की भी ना कुछ करवा कर छोड़ेगी। अपना सर पीटता वो भी साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे थे। अरीज़ को रिया का साथ बेहद सुकून दे रहा था और काफ़ी दिनों बाद रिया को इतना खुश और हंसते हुए देख रहा था।
ऐसे क्या देख रहे हो, चलो अब मुझे वहाँ जाना है। अरे रिया हाथ पकड़ती ज़बरदस्ती अरीज़ को साथ लेकर जा रही थी। इतना इतना हँसी लगा और रिया के हर एक नक्श अरीज़ अपने दिल में उतार रहा था। शाम का पहर था, दोनों आइसक्रीम खाते मज़े से हाथों में हाथ डाले वापस घर की जानब आ रहे थे। अरिया को तो खबर ही ना थी कि वो अरीज़ की कंपनी कितनी एंजॉय कर रही है। आज मज़ा आया ना बहुत, है ना अरीज़? तुम्हें पता है ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एंजॉय नहीं किया जितना आज किया। रिया मुस्कुराते हुए अरीज़ का हाथ थामे कह रही थी, एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और फिर मैं मज़ीद तुम्हें तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दूँगा। अरीज़ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर दिल में कहा। काफ़ी देर चलने के बाद ही दोनों का होटल आ गया। चले अंदर या और कहीं जाना है? अरीज़ ने हँसी से कहा, नहीं फिलहाल तो नहीं, मैं काफ़ी थक गई हूँ, बस आराम करना चाहती हूँ। रिया ने के मिजाज में दोबारा सख्ती आनी शुरू हो गई थी। दोनों सोने के लिए लेट तो गए थे मगर दोनों की आंखों से नींद को वो सो दूर थी। अरीज़ को जहाँ अरिया की फिक्र थी वहीं अरिया को अपने बिजनेस और उसके प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने का होने का इंतजार था। यूँ भी एक साथ वक्त गुजारते गुजारते काफ़ी दिन गुजर गए थे। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे मगर फासले अभी भी थे क्योंकि अरिया की नज़र में ये सब एक डील थी, जबकि अरीज़ की नज़र में ये खूबसूरत रिश्ता था जिसको वो टूटने नहीं देना चाहता था। रात का खूबसूरत पहर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ हैरानी एक खुशी सी थी। दोनों जानते हुए सबसे छत को घूर रहे थे। काफ़ी देर लेटने के बाद अरीज़ रिया के इसके माज़ी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। उसे यकीन था कि इस वक़्त गुज़रने के बाद रिया उसे ज़रूर बताएगी। बात पूछूँ तुमसे? अरीज़ ने हल्की से रिया को आवाज़ देकर पूछा। हाँ, कहो क्या कहना है? रिया ने अरीज़ की तरफ देखकर कहा, तो अभी तक जाग रही हो? और इसने मुझसे सवाल किया। हाँ, कुछ चीज़ें सोच रही थी तो नींद नहीं आई। रिया ये कहते साथ माजी की तरफ यादों में पहुँच गई थी। पूछना तो ये था कि पूछना तो ना चाहिए मगर अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और शौहर भी हूँ, मगर दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ। आखिर तुम ऐसी क्यों हो गई? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरीज़ ने उसे उसका माजी के हवाले से पूछना शुरू किया, जहाँ पर रिया थोड़ी सहम सी गई थी। बड़ी मुश्किल से वो अपना माजी बोलकर आगे बढ़ी थी। अरीज़ के उसके सवाल ने उसे दोबारा माजी पर सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम वाक़ई जानना चाहते हो मेरा माजी? रिया ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ। तुम मुझे वो सब बताओ। बीवी तो तुम बनना चाहती नहीं तो दोस्त समझ कर ही बता दो। अरीज़ भी संजीदगी से कहता, सोच हो गया, मैंने कभी अपना माजी किसी के सामने खोला नहीं। आखिर तुम पूछना चाह क्यों रहे हो? वजह बताओ। रिया ने कुछ सोचते हुए अरीज़ से सवाल किया। वो मुझे ये सब उसने कहा था कि अरीज़ उसे पहले बात पूरी करता। और यहाँ मिसेज़ हुसैन का नाम सुनते ही उसकी बात काट दी थी। उसका नाम भी अपनी ज़ुबान से ना लेना। क्यों क्या कहा उन्होंने भी? मैं तुम्हें लाज़मी सी बात फिर मेरी बुराई की होगी, हमेशा की तरह यही तो करती आई है ज़लील। रिया जैसे-जैसे मिसेज़ हुसैन के बारे में ज़हर उगल रही थी, वैसे ही अरीज़ को हैरत हो रही थी कि कोई अपनी माँ के बारे में ऐसा कह सकता है। आइंदा के बाद इस औरत का नाम मेरे सामने लेने से पहले 100 बार सोचना, ये औरत इस लायक नहीं है कि मैं इसकी बातें तुम्हारी ज़ुबान से सुनूँ। रिया का गुस्सा मज़ीद बढ़ता देखकर अरीज़ ने उसके माज़ी के हवाले से फिर बात छेड़ दी। अच्छा नहीं करता, आप बताएँ अब बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुम उनको इतना बुरा कहती हो? आखिर क्या वजह है? ऐसा क्या हुआ माज़ी में तुम्हारे साथ? रिया मुझे बताओ। अरीज़ उसके पास आकर बैठा, उसका हाथ हाथों में लिए उसे माज़ी के बारे में कहता, जिसको सुनकर रिया के आँसू आने लगे थे। रो रही देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे बताओ सब। अरीज़ उसे सीने से लगाता, उसके आँसू साफ करवाता, दोबारा पूछना शुरू करता है। तब रिया उसकी तरफ नम आँखों से देख रही थी। माज़ी मैंने कह दिया ना नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, तुमने परेशान कर रख दिया है। मिसेज़ हुसैन उस वक़्त साहब चला रही थी हाथों। मैंने कौन सा तुम्हें रोका है? जाओ अपनी मलूस शक्ल लेकर निकल जाओ मेरे घर से। हुसैन साहब भी गुस्से में हाथ पकड़कर मिसेज़ हुसैन को बाहर जाने का कह रहे थे। मसरूफ़ सी रिया वहाँ खड़ी अपने माँ-बाप को अलग होते देखती रो रही थी। हाथों रहने का शौक भी नहीं मुझे तुम्हारे साथ। मेरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने। दिया क्या है तुमने? एक वक़्त तक तो तुम्हारे पास होता नहीं है। मिसेज़ हुसैन ने भी आँखों में आँखें डालकर कहा, तो जाओ ना, ये लो सामान निकल जाओ। अपनी जवानी की फ़िक्र तुम्हें सिर्फ़ ना मेरी है ना हमारी बेटी की। हुसैन साहब ने फ़ौरन सामान उठाकर मिसेज़ हुसैन के मुँह पे मारा था। हाँ, तू जा रही हो? तुम जैसे आदमी के पास है ही क्या? बस बच्चे पैदा करवा लो। मिसेज़ हुसैन अपना सामान उठाकर बाहर जाने लगी थी। मामा रुके, मामा को वो जा रही है, मामा रुके ना, मामा नहीं नहीं मामा। रिया ज़रा हज़ारों कतार हो रही थी। हुसैन साहब को अपनी बच्ची को ऐसे बिलखता देखकर तकलीफ़ हो रही थी, मगर करते भी तो क्या वो थी, करते भी तो क्या, वो भी मेरा बच्चा। हौसला मामा जा चुकी है तुम्हारी, मैं हूँ ना, देखो तुम्हारा मेरा बच्चा मैं हूँ ना। हुसैन साहब रिया को सीधे से लगाए चुप करवा रहे थे, मगर वो तो जैसे अपने हवासी को बैठी थी, मेरा बच्चा परेशान ना हो, देखो मामा है ना। हुसैन साहब बार-बार रिया को आवाज़ें दे रहे थे, मगर वो तो जैसे खामोश हो गई थी। ज़ुबी रिया को कमरे में ले जाओ और ध्यान रखो इसका। हुसैन साहब अपनी बेटी की हालत देखकर काफ़ी अफ़सोसदा थे, मगर करते भी तो क्या, स्वयं अफ़सोस करने के। पापा देखे मेरे क्लास में टॉप किया। रिया भागती हुई सीधा हुसैन साहब के पास आई थी। रिया मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, बाद में देख लूँगा। पापा अभी देखे ना देखे तो सही। रिया काफ़ी ज़िद कर रही थी। इसी ज़िद में रिया ने न जाने में काफ़ी कहा, मगर रिया से टकराकर हुसैन साहब के पेपर्स पर जा गिरा। ये क्या कर दिया तुमने? कहा भी था रुक जाओ देख लूँगा, मगर नहीं समझ नहीं आती जाहिल लड़की। रिया को अपने माँ-बाप का ऐसा रवैया देखकर काफ़ी अफ़सोस हुआ था। अब क्या देख रही हो? ऐसे दफ़ा हो जा। मसरूफ़ सी रिया वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चल दी। सारा काम ख़राब कर दिया, अब दोबारा करना पड़ेगा। इसकी माँ का कसूर है, सारा कुछ तरबियत ने ही की। बस जाने की जल्दी थी उसे भी। हुसैन साहब गुस्से में अपने पेपर साफ़ करते हुए बोले थे। मसरूफ़ सी रिया घंटों तक भूखी प्यासी रोते-रोते ना जाने कब सो गई। उसे मालूम ही ना हुआ। ऐसे ही दिन ब दिन बीते गए। रिया के मिजाज में तल्ख़ी अदा शुरू हो गई थी। वो बात-बात पर किसी से झगड़ा करती, अक्सर क्लास में बैठे बच्चों को मार देती। रोज़ाना कोई ना कोई शिकायत हुसैन साहब के पास पहुँचती, जैसे दिन ब दिन रिया को ज़लील होना पड़ रहा था। आज फिर उसकी शिकायत आई थी और आज हुसैन साहब को रिया पे शदीद गुस्सा आया था। क्या तुमने रोज़ मुझे ज़लील करवाने का सोच रखा है? बताओ मुझे। हुसैन साहब रिया को बाजू से पकड़े पूछ रहे थे। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मारा ही तो था सिर्फ़, जहाँ से तो नहीं फिर भी बच गया वो। रिया ने काफ़ी बदतमीज़ी से जवाब दिया।
अब तुम अपने बाप को जवाब दोगी, तुम्हारी हरकतें अभी ऐसी हो गई हैं तो आगे कैसी होगी, मैंने सोच लिया है, मुझे तुम्हें अब बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा। हुसैन साहब ने शदीद गुस्से में कहा, हाँ भेज दे, आप तो चाहते ही यही है कि ज़िंदगी भर दिया ही क्या है मुझे सिवाय आंसुओं के। आँखों में आंसू लिए बिना हुसैन साहब की बात सुने वो वहाँ से भागी थी। हाँ कुछ नहीं दिया ना तो अब दूँगा भी नहीं, कल ही तुम जाओगी बोर्डिंग स्कूल, वहीं सही से रहोगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। हुसैन साहब बिना कुछ चीज़ों की परवाह किए रिया को बोर्डिंग स्कूल भेजवाना चाहते थे। पापा मैं नहीं जाऊँगी, पापा ऐसा नहीं करें। रिया बार-बार इल्तिजा कर रही थी कि उसके बाप रोक ले, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा रोज़-रोज़ की रखते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ ले जाओ इसको। हुसैन साहब ने फ़ौरन ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि बाहर अरिया दरवाज़ा बजाती रह गई। आखिरकार ज़बरदस्ती अरिया को भेज दिया गया। वो नन्ही सी बच्ची बचपन में ही काफ़ी कुछ सीख गई थी। रिया ने अरीस के गले लगकर सारी बातें बता दी थी। आज उसका दिल काफ़ी वाक़ई में हल्का हुआ था। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना साथ में, ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरीस का दिल अरिया के लिए काफ़ी दुखा था। अरिया अरीस के ये अल्फाज़ सुनकर नम आँखों से उसकी तरफ देखती है। कितना हसीन लम्हा था। ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे, जिसकी आँखें अरिया को काफ़ी कुछ कह रही थी। मगर इन ख़्यालों को झटक कर रिया कुछ लम्हे के लिए फ़ौरन अरीस से दूर हो गई। रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब तुम। अरिया ये कहते साथ ही वहाँ से उठकर सोने के लिए चलती थी, जबकि अरीस वहीं बैठे सोच रहा था। तो ये वजह थी जो तुम ऐसी हो, अब तो मुझे तुमसे और मोहब्बत होने लगी है। कल का दिन मैं तुम्हारे लिए ख़ास बना दूँगा और इस दिन के बाद तुम हर दिन मुस्कुराओगी पहले की तरह। अरीस ने दिल में कहते हुए लेट कर आके बोल लिया था। या मैंने इसको ये बातें बताकर सही किया, आखिर क्यों मैंने इस शख्स से अपना दर्द बयान किया। सुबह सादक का वक़्त था। रिया आराम से सो रही थी जब सूरज की पहली किरण रिया के चेहरे पर पड़ी, जिससे वसुसा रिया की नींद में खलल पड़ रहा था। वो आगे बढ़ता पर्दे खोलकर रिया के सराहने में जा बैठा। अरीस को रिया सोते हुए काफ़ी हसीन लगी। उसकी मोहब्बत नींद बढ़ती जा रही थी, जिस बात से रिया जानती है। सहसा अरीस रिया के चेहरे पर आई हुई श्री सी जुल्फ़ों को जैसे ही पीछे करने लगा, रिया को किसी के छूने का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन से आँखें खोल गई। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरीस को अपने ऊपर यूँ झुका देखकर वो खुद भी हैरान थी, जबकि वो उसके ऐसे देखने पर संजीदा सा होता उससे फ़ौरन से दूर हुआ। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अरीस रिया के सहन में मदहोश सा होता हुआ हड़बड़ाकर बोला, अच्छा अब हटो, मुझे जाना है, आज अर्जेंट मीटिंग है, तुम चलोगे? रिया अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उससे पूछने लगी। नहीं तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, फिर वापसी पे तुम्हें लेता जाऊँगा। घर कोई एतराज़ तो नहीं तुला तुम्हें? अरीज़ ने सोच रखा था कि आज वो रिया को ऐसा तोहफ़ा देगा जो उसके ज़िंदगी के हर आने वाले दिन को खुशनुमा कर देगा। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम आ जाना लेने। चलो मैं तैयार होकर जाती हूँ अब। रिया अपनी जगह से उठते हुए बोली तो अरीज़ भी एक नज़र उसे देखते अपने कदम बाहर की जानब मोड़ लिए। अरे रिया बहुत खुश हो जाएगी ये सब देखकर, मुझे यकीन है। वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है जितना मैं, और मैं इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँगा। अरे खुशी से फूले ना समाये, अपने आप से ही कहता सारी तैयारियाँ कर रहा था जो सिर्फ़ आज उसने अपने और रिया के लिए तैयार की थी। बस अब टाइम हो गया उसे लेने जाने का। आज ये सब ठीक हो जाएगा। अरीज़ को यकीन था रिया उसकी मोहब्बत अपना लेगी। वो खुशी रिया को लेने के लिए चला गया था। अरे तुमने आँखों पर पट्टी क्यों बाँध दी है? खोलो इसको, मुझे नज़र नहीं आ रहा। रिया ने कई बार का दोहराया हुआ जुमला बोलते झुँझलाकर कहा, बस थोड़ा-सा और फिर मैं खोल दूँगा पट्टी, बस आ गया। अरीस आज बेहद खुश था। आज उसे यकीन था कि उसकी दुनिया मुकम्मल हो जाएगी। अब आँखें खोलो। अरीस घुटनों के बल उसके सामने बैठा हुआ हाथ में खूबसूरत सी अंगूठी पकड़े बोला। रिया फ़ौरन अपनी आँखें खोलती इधर-उधर नज़रें घुमा रही थी। सब कुछ उसे काफ़ी हसीन लग रहा था जब उसकी नज़र सामने घुटनों के बल झुके अरीस पर पड़ी। अरीस ने रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहना शुरू किया, रिया क्या तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहोगी? मुझे नहीं पता कब कैसे मैं तुम्हारे अंदर डूबता चला गया, मुझे खुद नहीं मालूम। बस इतना मालूम हो गया कि आज मुझे कि अगर तुम नहीं हो तो शायद मेरे अंदर कुछ बाकी ना रहे। मैं बहुत खुश रखूँगा तुम्हें रिया, हर वो खुशी दूँगा जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अरीस को क्या-क्या है, कैसे कहे। अरीस मुसलसल रिया को देख रहा था, उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसे रिया को खो देने का डर था, आँखों में अभी साफ बाजियाँ थी कि आज वो अपनी मोहब्बत पा लेगा। बोलो रिया क्या हुआ? रिया जो ना जाने कब से खामोश बैठी थी, रिया के बोलने पर हाल हाल में लौटी। अरीस देखो, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, मैं तुम्हारे जज़्बात एहसास की बहुत इज़्ज़त करती हूँ अरीस, मगर मुझे तुमसे हमदर्दी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन मोहब्बत जैसे जज़्बात मेरे अंदर है ही नहीं। मुझे माफ़ कर देना। अल्फाज़ थे या पिघला हुआ शीशा जो अरीस की समात से गुज़रा। उसका दिल रिया की बातों पर डूबा था। वो क्या क्या सपने सजाए बैठा था। एक पल में उसके ख्वाब टूटे थे, चकनाचूर हुए थे, दिल में ठेस सी उठी थी। वो आज सफ़ाकियत की दाह पर थी। देखो तुम अच्छे से जानते हो ना ये सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, तुम भी घर आ जाना। रिया के ये अल्फ़ाज़ अरीस के अंदर बची-कुची उम्मीद को भी तोड़ डाला था। आज पहली बार उसे मोहब्बत हुई थी। रिया वहाँ से जा चुकी थी। अरीस घुटनों तक उस जगह को घंटों उस जगह को देखता रहा। आँखों में आँसू थे, दिल में एक खलश सी थी। शायद वह किधर गई, वो आएगी या हम सब? अरीस के सकते को मैनेजर की आवाज़ ने तोड़ा। वो अपनी बात अधूरी छोड़ता उसकी खस्ता होती हालत देखकर कुछ हद तक मामला समझ गया था। बंद कर दो ये सब, मैं चलता हूँ। उल्टे हाथों की पूँछ से अपने बेबस सा आँसू साफ़ करते हुए नम आँखों से अंगूठी को जेब में डाले घर की इजाज़त बढ़ने लगा। जब तक अरीस घर पहुँचा तब तक अरिया सो चुकी थी। अपनी जैकेट सोफ़े पर फेंकता अरीस फ़ौरन बेड पर सोने लेटा था। नींद कोसों दूर थी, दिल दुख रहा था, साँस बंद सी हो रही थी। आँसू चेहरे पर लड़ियों की तरह गिर रहे थे। न जाने कब अरीस सुबह आँखों लिए ही सो गया, उसे पता ही ना चला। रात का आखिरी पहर था। अरिया डब्बे पाँव उठती अपना फ़ोन उठाती, भाई की जानब जाकर कमरे पर बुलाने लगी। जी रहील साहब, मेरी डील क्या मुकम्मल हो चुकी है, बस मैं कल परसों तक वापस आ जाऊँगी। अरिया रहील साहब को बिज़नेस के हवाले से आगाह करती हुई कह रही थी। फिर मैम आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में क्या सोचा है? रहील साहब ने अरिया से सवाल किया, क्या करना है रहील से? बस डील हो गई, बस जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। रहील साहब, मैं चाहती हूँ अरीस को भी कभी ये पता ना चले कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है अपने बिज़नेस के लिए। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने उसका काम ख़राब करके उसे फँसा कर ये शादी की है तो गड़बड़ हो जाएगी। अरिया ये सब कह रही थी कि पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वुड को देखने में बलूवा अरीस खरा-सुरा आँखें लिए अरिया को देख रहा था, मतलब वो वहाँ खड़े सब सुन चुका था।
अरीस को यूँ खड़ा देखकर रिया के एकदम से पसीने छूट गया। अरीस जो तब से सुना ऐसा कुछ नहीं नहीं है। देखो उससे पहले कुछ कहती है, अरीस चुप करवा गया था। जो कुछ मैंने सुना उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ कहने की गुंजाइश बाकी है अब। आँखों में आए आँसू साफ करता टक-टक कह रहा था, कल हम वापस जा रहे हैं और कल के बाद तुम्हें तलाक भी दे दूँगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। शायद मैंने वाक़ई ये गलत लड़की से प्यार कर लिया जो अपने मफ़ाद के आगे कुछ नहीं देखती। उसके इस कदर दिल में चोट लगी थी कि रिया के कहे अल्फ़ाज़ बार-बार उसके कानों में गूंज रहे थे। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह जाना भी है। सुरख आँखें ज़ख्मी ज़रूर लिए वो वहाँ से जाकर बेड पर वो आँखें पोंछ गया था। रिया को ज़िंदगी में पहली बार आज तकलीफ़ हुई थी। उसकी आँखों से पहली बार आँसू गिरा था। वो दबे-दबे वो उसे कमरे में आई थी और एक नज़र अरीस पर डालती हुई दोबारा से सोने लेट गई थी। सुबह-सुबह का वक़्त था, अरीस अपना सामान रखता आज घर के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहा था। इतने में रिया की आँख खुली थी। सामने का मंज़र देखकर उसको काफ़ी हैरत हुई थी। "ये तुम सामान क्यों बाँध रहे हो?" उसने संजीदगी से पूछा। अरीस ने एक नज़र रिया पर डाली और फिर अपने काम में मगन हो गया जैसे उसके अलावा कमरे में कोई और है ही नहीं। "जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं।" दोबारा बोलने पर उसने मोड़ कर संजीदा होकर देखा, "हम घर जा रहे हैं आज, सामान तुम भी रख लो।" ये कहते साथ ही अरीस बाहर चला गया और रिया वहाँ उसे जाता देखती ही रह गई। जब का वक़्त आने को था, रिया अरीस को लेकर आज ज़िंदगी में पहली बार परेशान थी। काफ़ी घंटों गुज़र चुके थे उसे बाहर गए हुए, अभी तक वो घर ना आया था। कहाँ रह गया ये? मैं जाकर ढूँढती हूँ। रिया ने हम कलाम होकर कहा। अभी रिया को ये अल्फ़ाज़ बोल हुए कुछ ही वक़्त गुज़रा था कि इतने में रीज़ अंदर आया। "कहाँ थे तुम? जानते हो कितना परेशान थी मैं?" रिया के चेहरे पर परेशानी साफ आ गया थी। "कहीं भी जाओ, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आज फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं सामान रख रहा हूँ, आप भी आ जाइए।" इसने रिया को नज़रअंदाज़ करते हुए कहा, लेकिन अरीस सुनो। रिया इससे पहले कुछ कहती है, अरीस सामान उठाता बाइक की जानब चल दिया। दोनों गाड़ी में काफ़ी खामोश थे। रिया को अब अरीस की खामोशी तंग कर रही थी। उसे अरीस का बोलना अच्छा लगता था, मगर ऐसे यूँ इतना खामोश हो जाना रिया को तकलीफ़ दे रहा था। आखिरकार दोनों पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन अरीस की खामोशी अभी भी वैसी ही की वैसी थी। हुसैन साहब तैयारियों में लग रहे थे। शुरू-शुरू से तैयारियाँ हो रही थी, मगर किसको मालूम था ये खुशी चलवे की होगी। हाँ, बेगम खड़े हो जाओ, दोनों आने वाले हैं। हुसैन साहब ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। अरीज़ और रिया अंदर की जाने वाले थे। हुसैन साहब दोनों को एक साथ देखकर बेहद खुश थे, जिसको पता था ये खुशी बस कुछ लम्हों में खत्म हो जाएगी। "अरे बेटा आओ गए, आओ गए तुम दोनों के सफ़र कैसा रहा?" हुसैन साहब फ़ौरन अरीज़ को गले लगाकर कहा, "जी ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। आप अंदर आए, आपसे बात करनी है कुछ।" अरीज़ को यूँ संजीदा देखकर हुसैन साहब को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। "जी बेटा आ जाओ, आपका अपना घर है, आओ रिया।" अंदर आते ही अरीज़ ने अपनी जेब से कुछ कागज़ात निकाले और सामने मेज़ पर रख दिए। "बेटा ये पेपर किस चीज़ के हैं? क्या हुआ है बेटा?" हुसैन साहब काफ़ी परेशान थे, वो मामला सारा समझ गए थे, मगर फिर भी खामोश थे। "अगर ये पेपर तलाक के हैं।" तलाक का लफ़्ज़ सुनते ही रिया हैरान हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। तलाक बेटा वो क्यों क्या क्या बात हुई है? काफ़ी परेशान हुए थे हुसैन साहब। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि जो वो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। बस अकल कुछ बचा ही कम है। अब जो काम बाद में होना था पहले हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। जिसका ज़ख्मी लहज़े से अरीज़ ने ये अल्फ़ाज़ ज़ुबान से अदा किए थे, ये वही जा सकता था। मैं कहूँगा थोड़ा-सा टाइम तुम लो बेटा, एक दफ़ा फैसला ना कर लो, एकदम फैसला ना लो, सोच समझ लो। रिया से भी पूछ लो एक बार। हुसैन साहब काफ़ी कोशिश कर रहे थे समझाने की। ठीक है अंकल, आप मज़ीद बात कर लें रिया से, मैं तलाकनामे पर साइन कर चुका हूँ। बाकी आप रिया से करवा दीजिएगा, अब चलता हूँ। ये कहते साथ अरीज़ वहाँ तलाकनामा छोड़कर भाई की जानब चला गया। दूर खड़ी रिया को तो जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या वो ये वही अरीज़ था जो उस पर जान देता था और आज उसे ऐसे छोड़ गया। लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा था? उसके कहे जुमले उसके कानों में क्यों गूंज रहे थे? मैं तलाकनामे पर साइन कर चुका हूँ। मैं तलाकनामे पर साइन कर चुका हूँ। मैं तलाकनामे पर साइन कर चुका। अपने दिमाग से सारे ख़्यालों को झुठलाकर वो बड़ी शान से अपने वालिद से कहने लगी, "जाइए जाने दो बाबा, इसको रोके नहीं जाने दें। वैसे भी हमारा कोई जोड़ नहीं, बेहतर है ये रिश्ता ख़त्म हो जाए।" अपनी बेटी के मुँह से अभी भी वही गरूर देखकर उन्हें यकीन आ चुका था कि जैसा वो सोच रहे थे वो गलत थे। हुसैन साहब और रिया दोनों एकदम हैरानगी से अरीज़ को जाता देख रहे थे। रिया को यकीन नहीं आ रहा था कि अरीज़ ने उसे तलाक दे दी है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी, जो शख़्स उसकी जान देता था, आज एक लम्हे में उससे खुद से दूर कर जाएगा। जाते हुए अरीज़ ने एक निगाह रिया पर डाली। उसके कहे जाने वाले जुमले भी वो सुन चुका था, जो उसके दिल के ज़ख्म को और गहरा कर गए थे। खुद पर काबू पा रिया रिया की आँखों में देखता हुआ यहाँ से जा चुका था। ये क्या हरकत है रिया? तुम्हारी बातों से उसे कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी। हुसैन साहब को अपनी बेटी की इस हरकत पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। तो क्या करूँ मैं? वैसे भी अजीब तमाशा अपनाया लगाया हुआ है। बचपन में मेरा ख़्याल अपने लिए ही रखा। आज इस हाल में आपने मुझे फँसाया है। क्या चाहते हैं आप? मर जाऊँ, क्या करूँ मैं? हर लम्हा मोहब्बत के लिए तरसती रही। अब जब बड़ी होगी तो अब आपको आपकी बेटी याद आ गई। रिया के बोले गए जुमले हुसैन साहब को चुप करा रहे थे। क्यों ना चुप हो जब रिया को ज़रूरत थी, वो उनके साथ थे ही कब आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो। रिया गुस्से में जाकर तेज़ी से मेज़ पर रखे तलाकनामे पर साइन कर गई थी। ले आकर आकर आपकी दामाद का सफ़र मेरी ज़िंदगी से तमाम हुआ। उनके मुँह पर पेपर मारती वो सीधे गुस्से से अपने कमरे में अपने रूम में गई थी। थका हारा अरीस बोझल आँखें बिगड़ा हुलिया लिए वो घर आया था। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ हैरान रह गई थी। ये क्या हाल बना लिया है मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? क्या हो बात है बताओ? कुछ खबर ना थी उसे दुनिया से बेगाना सा लग रहा था। बोल मेरा बच्चा क्या बात है? बोल माँ अपने बेटे के माथे पर आए हुए वसीला दुपट्टे से साफ करते हुए पूछ रही थी। माँ छोड़ गई वो मुझे, छोड़ गई। ज़ख्म इतने गहरे थे कि उसके ज़ुबान पर लफ्ज़ अदा करते हुए कट सी रही थी। दिल रो रहा था, मचल रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता था? क्या हुआ बच्चा? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या रिहा ने नाम क्या ही लिया था कि अरीस चलाया था? आइंदा इसका नाम मेरे सामने ना लेना, मर गई वो मेरे लिए। ये कहते साथ ही वो उठा और अंदर चला गया। ज़िंदगी यूँ ही आगे आ गई थी, वक़्त पीछे रह गया था, दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे तो आ गए थे, मगर यादें कहीं पीछे छोड़ती है कहाँ पीछा छोड़ती है। और इसको बुलाए रहील सवार यहाँ जो काम में मगन थी, ये शायद खुद को कर रही थी, उसको पता नहीं था कि रील काफ़ी दिन पहले ही ये जॉब छोड़ चुका था, मगर वैभव तो कब का ऑफ़िस छोड़कर चले गए। ये सुनते ही उसको याद आया था कि जैसे सब खत्म हुआ था। अच्छा तुम जाओ बाकी का काम देखो ठीक है, फिर कहते के बाद कुछ देर वो सोचने लगी आखिरकार उसको अरीस की याद आ ही गई थी, मगर ये ख़्याल बार-बार झुठला रही थी, कैसी है मेरी बेटी? उसे सब अंदर आए थे कुछ दिनों में माँ-बेटी का रिश्ता भी ठीक होने लगा था, ठीक हूँ बाबा कैसे ही हो सकती हूँ? उसे सब अपनी बेटी की परेशानी समझ गए थे, अरीस का सोच रही हो ना बेटा, इतना कहना था कि रिया के भीगी आँखें भीगी थी।
जाता हूँ मैं, लेकिन तुमने खुद ही तो उसे तलाक दी है, तो अब क्यों तुम्हें उसकी आए दिन याद आने लगी है? इसी सवाल का जवाब जो रिया ना जाने कब से ढूँढ रही थी, आज सर साहब ने ही वही पूछ लिया था। बाबा जाती होती तो कब का पता लगा चुकी होती, उसको छोड़ के जाने के बाद भी ना जाने क्यों दिल में चैन सा रहता है, जैसे कुछ अधूरा सा है। ठंडी हवा बढ़ती वो गहरी सोच में थी। बेटा साई तुमने अपनी मर्ज़ी से किए थे जो चाहती थी, वो तो हो गया, अब किस बात की बेचैनी? एक साथ साथ ही हुसैन साहब वहाँ से गए थे। रिया उनकी बातों को काफ़ी गहराई से सोचने लगी बाज़ी। आप अपनी बेटी से बात करके सब कुछ भुला क्यों नहीं देते? अभी भी वक़्त है, आपकी बेटी है वो मिसेज़ हुसैन समझा रही थी। जानता हूँ मैं ये स बात, मगर वो मेरी बात को सुनने को तब हर टाइम गुस्से में रहती है। क्या करूँ तुम ही बताओ हुसैन साहब ने वे बस परेशान थे। वो रोज़-रोज़ अपनी अपनी बेटी को चिड़चिड़ापन देखकर उन्हें अपनी गलतियों पर अफ़सोस हो रहा था। तो शर्मिंदा है तो जाए अपनी बेटी के पास, उसे कहे जो बीच की दीवार आ गई है उसको गिरा दे। इसी से हुसैन हाथ पकड़ कर हुसैन साहब को रिया के कमरे की तरफ लाकर रिया का दरवाज़ा बजाने लगी। कौन है? नहीं करनी मैंने किसी से बात, जाए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कहते साथ ही उसका सर दर्द से दुख रहा था। बेटा खोलो, हमें बात करनी है। बेटा खोलो दरवाज़ा। मिसेज़ हुसैन दोबारा दरवाज़ा बजाते हुए बोली। तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए रिया ने दरवाज़ा खोला था। आँखें रोकर लाल थी, बाल बिखरे थे गुस्से से। घूरती वो कहने लगी, क्या मुसीबत है? अब क्या ज़िंदगी में सुकून से अकेले भी नहीं रह सकती? यही क्या चाहते हैं? यहाँ से भी चली जाऊँ, भाग जाऊँ, छोड़ जाऊँ ये घर? इतना कहना था कि हुसैन साहब ने उसे गले लगा लिया। बस मेरा बच्चा, बस कर दो, मानता हूँ गलतियाँ की है माज़ी में, लेकिन यूँ खुद को ना तबाह करो मेरा बच्चा, मैं माफ़ी माँगता हूँ। हुसैन साहब ये कहते साथ ही बहुत बेबस नज़र आ रहे थे। फिर क्यों आपने ऐसा किया बाबा? क्यों किया? वो फूट-फूट कर बाप के सीने से जा लगी, रोने लगी। बस मेरा बच्चा, गलती होगी, गलती की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ, अब और नहीं बर्दाश्त करता। मेरा बच्चा, बस कर जाओ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हुसैन साहब का चेहरा आँसू से तर था। ये देखते साथ ही रिया का दिल अ, उसके लिए तड़पा था। दोनों माँ-बेटे की आँखों में आँसू थे। सालों की दूरी आज दूर हो गई थी। वो लम्हा था जहाँ रिया ने अपने सारे गम भुलाकर पहली बार अपने बाप के गले से लगी थी। हाल मैम। दूर खड़े रहील साहब काफ़ी देर से रिया को आवाज़ें दे रहे थे। जी, जी। रहील साहब, कहीं माज़रत, मैंने आपको देखा नहीं। कहिए क्या काम है? रिया ने अपना काम रोक कर पूछा। मैम यार मैम यार, हमने एक अच्छे बिज़नेसमैन के साथ मीटिंग फिक्स की थी, तो वो चाहते हैं कि आप आज ही हो जाए। इसलिए उन्होंने टाइम, डेट और जगह बता दिया। आप एक बार पूछ लें। फाइल्स पकड़ाकर राहिल साहब वहाँ से गए थे। अच्छा, तो ताज महल रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स की है। ठीक है, चलते हैं। इधर भी हो गई डील तो ठीक है, वरना मुझे क्या पड़ी। वो खुद से हम कलाम होकर बोली। अपने बिज़नेस को लेकर वो आज भी बड़ी सीरियस थी। वही रह जाता, बस बात इतनी सी थी कि उसने लहजे में ज़रा नरमी आ गई थी। हाय जाना, कब मिल रही हो? फिर इतना इंतज़ार करवाती हो? वो शौकीन से हँसते हुए बोला। अरे छोड़ो ना, तुम मेरे इंतज़ार क्यों ने कल मिले? इतने दिन हो गए, तुम मिलती ही नहीं हो। अब कल आ जाओ ना जानो। अब और रहा नहीं जा रहा। बेचारी का आलम साफ ज़ाहिर था। वो शख्स अपनी महबूबा से मिलने के लिए यहाँ का बेताब था। अच्छा मेरी जान, आ जाओगी क्यों ना हम ताजमहल रेस्टोरेंट में मिले? इस लड़की ने अपना मशवरा ज़ाहिर किया। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मैं पहुँच जाऊँगा। फ़ौरन से अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो बेताबी से उसे मिलने के लिए बेकरार था। चलो चले अब राहिल साहब, टाइम काफ़ी हो गया है। क्लाइंट इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं आपकी लापरवाही मेरा नुकसान ना कर रहा दे। रिहा राहिल साहब पर भड़कते हुए अपनी जगह से उठी थी। मैं, ज़रा-सा काम रहता है, बस आप पहुँचे, गाड़ी में आ रहा हूँ। राहिल साहब ने घबराते हुए कहा, ठीक है चलो, फ़ौरन चलो, वक़्त नहीं है हमारे पास। ठीक है, जल्दी करो। रिया ये बोलकर वहाँ से जा चुकी थी। कब से इंतज़ार कर रहा था। आप कहाँ, मेरी जान, आप कहीं कहाँ थी? इतना इंतज़ार करवा रही थी। मेरे तो लगता था आज इंतज़ार करते-करते ही मर जाना है। इसने सामने खड़ी लड़की का हाथ चूमते हुए कहा था। क्या तुम भी बहुत फ़ज़ूल बोलते हो? कसम से अभी हमें मिले हुए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ और तुमने बर्थडे मनाने की बातें शुरू कर दी। इस लड़की ने बड़ी बेबाकी से हँसते हुए कहा। अब तुम मेरी मोहब्बत को कहाँ ही समझोगी? तुम्हारी तो हर अदा पर मर-मिटा हूँ मैं। इसने लड़की का हाथ थामते हुए कहा। क्या खाओगी? जो कहोगी वो आ जाएगा। बताओ क्या खाओगी? उसने मोहब्बत भरी निगाह से सवाल किया। तो ये है ताजमहल रेस्टोरेंट आए। राहिल साहब चले अंदर जल्दी से। ये कहते साथ अंदर आ गई। ढूँढते हुए उसे अपना क्लाइंट मिल गया। अरे सर, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया। हम ने सब ठीक है ना? रिया ने वहाँ बैठते साथ पूछा था। मीटिंग अच्छी भली चल रही थी कि अचानक से रिया की नज़र सामने टेबल पर पड़ी, जहाँ का मंज़र देखकर उसका पोल खोला था। हाथ में पकड़ा शरबत का गिलास उसने एक झटके में तोड़ा था। वो नज़ारा देखकर उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। वो उठते साथ वहाँ से सामने वाली टेबल पर गई थी गुस्से से। उसकी आँखें लाल थी, बड़ी हँस-हँस कर बातें हो रही है। मुझे भी बताओ ज़रा। इतना कह रहा था कि अनीस ने पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनीस को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उन दोनों को ने एक बार फिर आमने-सामने ला खड़ा करेगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी नई महबूबा से मुझे मिलवाओगे नहीं? रिया का बस नहीं चल रहा था कि वो इनका मुँह नोच ले, मगर जैसे-तैसे वो अपने गुस्से को सँभाल रही थी। देखो, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ। ना तुम मेरे कुछ लगती हो, तो किस खुशी में मिलवाऊँ तुम्हें? अनीस के लहजे में उसके लिए साफ कड़वाहट वाज़िया थी। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? उसने घूरती हुई फिर उसका गिरबान पकड़कर पूछा तो। तुम इसका गिरबान कैसे पकड़ सकती हो? छोड़ो इसको। इधर बैठी लड़की जो इस मामले से जाती है, उसने रिया को रोकना चाहा। इधर ही बैठी रहो। एक कदम आगे बढ़ाया तो वो हाल करोगी कि किसी को बुद्धि ही दिखा सकोगी। यहाँ के बाद इसका बेहतर यहाँ यही होगा कि यहाँ से चलती बनो। लहज़ा इस कदर कड़वा था कि उसकी ऐसी बात सुनकर कोई भी दो मिनट ना रहता। अरे सॉरी, मुझे जाना होगा। जो भी मसला है दोनों आपस में कर लो, मैं चलती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ ना पड़ना इन मामलों में। वो ये लड़की के कहते साथ हवा की तेज़ी से वहाँ से गायब हो गई। उसको क्या देख रहे हो? मेरी आँखों में देखो, तुम्हें तो बड़ी अच्छी लगती थी मेरी आँखें। क्या हुआ, इधर नहीं देखोगे? उसने अनीस का मुँह अपनी तरफ करते हुए कहा। तो आखिर क्या चाहती हो? तलाक तलाक चाहती थी, ना दे दी, और अब और क्या चाहती कि ज़िंदगी भर तुम्हारे छूट जाने पर मैं बैठकर गम बनाऊँ? इसने उसकी आँखों में आँखें डालते हुए उससे आईना दिखाते हुए कहा था, हाँ, यही चाहती हूँ कि मैं कि तुझे चाहो तो कैसे तुम आगे बढ़ गए? तुमने एक लड़की को छू तक लिया, इसका हाथ थाम लिया, इस हद तक घटिया तो ना थे तुम। इस तरह इन दोनों को करीब देखकर रिया को बेहद तकलीफ हुई थी। वो बर्दाश्त ना कर पा रही थी कि कैसे अनीस आगे बढ़ गया। हाँ, पकड़ सकता हूँ मैं हाथ। हाँ, मैं हूँ घटिया, जो भी कहना, जितने बुरे अल्फाज बोलने शौक से बोल लो। अगर मैं घटिया हूँ तो भी तुम्हें क्या?
कि लोगों के दिल से खेलने वाली धोखेबाज औरत, जिसने अपने मफाद के लिए मेरा सौदा कर डाला, वह जिसकी मोहब्बत में अंधा रहा, इसको पैसों से तोला, ये कीमत लगाई तूने मेरी, कि जिस कर्ब से गुजर रहा वो बाहर रहा था। अरिया ने उसके जख्म भरने फिर से ताज़ा कर दिया था। अपनी मोहब्बत की तस्लीम होने के बाद अरीस को तो जैसे टूट फूट सा गया था, खुद को वापस दोबारा जिस तकलीफ से निकल कर वो खड़ा हुआ था, आज आज किस्मत ने दोनों को मिलाकर और अरिया के इस तरह इल्ज़ाम देने पर वो टूट गया था। हाँ, लगाई मैंने कीमत, और तुम भी तो चंद पैसों के लिए बिक गए ना अरीज़ पर। तो जैसे किसी ने बम फोड़ा था, कितनी आसानी से वो इसकी मजबूरी को और पैसों को, मोहब्बत को पैसों पर बिकने का नाम दे रही थी। सच पाया पाया पता क्या है? सच पता क्या है यारिया? तुम कभी नहीं बदल सकी, तुम वही मगरूर लड़की रहोगी। मुझे तो शर्म आती है, आप आपने अपने आप तुमसे कैसे सोचकर मुझे मोहब्बत हो गई, और मैं क्या सोच बैठा था कि तुम्हें बदल दूँगा, तुम ठीक हो जाओगी, मगर तुम आज भी वही अरिया हो, जिसको अपने आगे ना कोई दिखता है, ना कोई दिखेगा। अरीज़ के लफ्ज़ों पर इस कदर नफ़रत वाज़िया हो रही थी कि इन उससे लफ्ज़ों की तपश या बखूबी महसूस कर सकती थी। मैं अब वो नहीं रही हूँ जो पहले हुआ करती थी, काफ़ी बदल गई हूँ मैं तुम्हारे जाने के बाद। खैर, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम तो जाओ इस लड़की के पास जो तुम्हारी महबूबा है। ना जाने क्यों उसको अरीज़ के पास किसी लड़की का आना अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से जल सी रही थी वो, इसको इस कफ़ियत का अंदाज़ा नहीं था। आइंदा इस लड़की को मेरी महबूबा मत कहना, समझी तुम? ये कहते साथ ही वो गुस्से से वहाँ से गया था, और रियाज़ बस उसको जाता देखती रह गई थी। मैम चले ऑफ़िस, वो सर तो कब के जा चुके हैं, हमें भी जाना चाहिए। रील साहब की आवाज़ में रिया कोच भी आई थी। हाँ, चलो बस चलो, यहाँ से पकड़ो से बैग मेरा। जो रील साहब की तरफ बैग फेंकती, वहाँ से आवाज़ की तेज़ी से बाइक की जानब बढ़ गई। रील साहब, मैं घर जाऊँगी, आप ऑफ़िस जाकर वहाँ का काम सँभाल लीजिएगा, ठीक है? अपना दुःख रहा सर, वो हाथों में दबाते हुए बोली थी। डैड, वो चीखती चिल्लाती हुई घर में दाखिल हुई थी। आते साथ ही उसने तोड़-फोड़ शुरू कर दी थी। उसकी आवाज़ें सुनकर उसने साहब और मिसेज़ हुसैन भी वहाँ भागते हुए आई थी। ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम ये सब? अरिया, क्या हो गया है? होश करो चीज़। उसने साहब ने अरिया को रोकते हुए कहा, हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, पहले नहीं था, मगर आपका वो चहेता नवाज़ सॉरी जो कि दमाद नहीं रहा, वो मुझे पागल कर रहा है। उसने साहब के तो कुछ समझ में नहीं लग रही थी कि ऐसा क्या हो गया, वो अरीज़ का नाम क्यों लिए जा रही है? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ डैड, मुझे समझ नहीं आ रहा अब, और प्लीज़ मेरे पास मत आइएगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा। ये कहते साथ ही वो भागते हुए अपने रूम में चली गई। तो तोड़-फोड़ की आवाज़ें उसके कमरे से सुलसुला रही थी। दोनों माँ-बेटे बेहद परेशान थे। माँ-बाप बेहद परेशान थे। इस हद तक तोड़-फोड़ करने के बाद एकदम से अरिया ने लगे शीशे को अपने हाथों से मारकर तोड़ा था, और वहाँ इतना ज़ोर था कि शीशा एक ही बार में टुकड़े-टुकड़े होकर नीचे गिर गया। उसके इस तरह टूटने से उसके हाथों से भी शदीद किस्म का खून बहने लगा। क्यों? क्यों क्यों तुम मेरे नहीं हो? क्यों तुमने इसका हाथ पकड़ा? अरीज़, क्यों? मैं तुम्हें जानते ही से मार दूँगी। ये कहते साथ ही उसने अपना सर पकड़कर ज़ोर से अपने बाल नोचे थे। क्या मैं खुद से मोहब्बत करने लगी हूँ? उसने आईने के परे टुकड़े को हाथ में लिए अपने आप से पूछा था, क्या मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? कैसे हो सकती है? मुझे क्या हो गया? हो रहा है? हाँ, शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। आज पहली बार उसने ये सच मान लिया था कि वो इंसान से मोहब्बत कर बैठी है जो उसके लिए कभी कोई मायने नहीं रखता था। आज वो अपनी मोहब्बत को तस्लीम कर चुकी थी, जिसको न जाने कितने दिनों से इनकार करती आ रही थी। हाँ, शायद मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो रोते हुए चीखती चिल्लाते हुए कह रही थी, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैंने उसे आपके हाथों से खो दिया, अब कैसे वापस लाऊँ उसको? दिल खोद के आँसू, आज पहली बार उसका रोया था मिसेज़ हुसैन और हुसैन साहब दोनों। बेशोश शर्मा सुनकर ऊपर आए थे, बेटा दरवाज़ा खोलो, रिया मेरा बच्चा खोलो। दोनों बार-बार दरवाज़ा बजा रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा खुला था। सामने का मंज़र देखकर दोनों हैरान रह गए थे। खून ही खून था, काँच के टुकड़े जगह-जगह बिखरे पड़े थे। कमरे का हाल एकदम बुरा था। सामने रिया नढाल सी बैठ के सराहने हाथ में काँच का टुकड़ा लिए बैठी थी। ये क्या हाल कर लिया तुमने मेरी बच्ची? मिसेज़ हुसैन तेज़ी से भागकर उसके पास गई थी। उन्होंने उसके हाथ पर लगी चोट को देखा जिससे खून निकल रहा था। ये कैसे रिया, ये क्या हाल कर लिया तुमने मेरा बच्चा? सुने जल्दी से दवाई लाकर दे मुझे। मिसेज़ हुसैन ने फटाफट का खून रोकना चाहा, इतने में सहसा फ़ौरन से दवाई लेकर आए थे। ये लो फ़ौरन लगाओ, इसको पता नहीं क्या हो गया है इसको। उन्हें उन्हें अरिया को आवाज़ दे, जिससे वो किसी गहरी सोच से एकदम से होश में आई थी। बाबा प्लीज़ ला दे मुझे वो ला दे। मुझे इसकी ज़रूरत है। अपनी बेटी को ऐसे मिलता देखकर उसकी आँखें नम हो गई थी। बेटा क्या हुआ है? क्या बात है? इसका नाम अचानक क्यों ले रही हो? तुम बताओ तो बात क्या है? उन्होंने तो ज़िंदगी से अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसका दिल कट रहा था। ये उनकी वो बेटी ना थी जो जिसको वो चाहते थे। ऐसी हालत आज से पहले उन्होंने नहीं देखी थी, और आज भी वही हालत दोबारा से देखकर समझ गए थे कि उनकी बेटी को कोई चीज़ परेशान कर रही है। बाबा रीज़ ला दे मुझे। अ अ, मुझे बता दे उसका, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अपने मामा के गले लगकर वो पुट-पुट कर बच्ची किसी बच्चे की तरह रोकर वो रीस को माँग रही थी, जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने की ज़िद करता है, वैसे ही वो मुसलसल रीस को माँगने की ज़िद कर रही थी। बाबा आपकी बेटी को मोहब्बत हो गई है बाबा, वो पहला लड़का है बाबा जिससे मुझे हुई। कहीं उसकी आवाज़ रो-रो कर इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि वो अपनी बातें अटक-अटक कर कह रही थी, बाबा मैंने उसे खो दिया था, बाबा मैंने उसे खो दिया। ये कहते ही वो धीरे-धीरे नींद के गोद में चली गई। उसने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि वो सुकून से सो सके, वो इसके हाथ की मतलब पट्टी कर सके। क्या सोचा है आपने रिया को ये सब सच बताने का? मिसेज़ हुसैन ने हुसैन साहब से सवाल किया, क्योंकि मिसेज़ हुसैन अपनी बेटी को ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। बेगम रुक जाओ ज़रा, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें तो पता है बता दिया तो क्या होगा, सब्र रखो बस। हुसैन साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, वो चाहते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो ये भी जानते थे कि इसमें खतरा है, मगर फिर भी वो करने को तैयार थे। धीरे-धीरे उसकी आँखें खुलती हैं। सब एकदम उठते साथ ही ठेस सी उठी थी। बेड के सहारे वो टेक लगाकर बैठी थी, एक हाथ से अपना सर पकड़े हुए अपने आप को सँभालती वो बातें याद करती हुए एकदम से बेड से उतरकर गाड़ी की चाबियाँ लेकर वो कमरे से बाहर भागी। ये कहाँ जा रही हो इतनी तेज़ी से? रिया रुको। पीछे से मिसेज़ हुसैन ने आवाज़ दी थी, जिसको वो अनसुना करके सीधा गाड़ी में बैठी स्पीड बढ़ाती वो तेज़ी से गई थी। ओह खुदा! क्या करूँ मैं इस लड़की का, क्या करती है? कुछ समझ नहीं आता इसका। मिसेज़ हुसैन उसे यूँ जाता देखकर सर पकड़ कर बैठ गई थी।
मुझे जल्दी तेज़ी से गाड़ी चलानी होगी, मुझे रीस के पास जल्द से जल्द जाना होगा। खुद से कलाम करती वो मज़ीद गाड़ी की स्पीड तेज़ करती और रीस के घर की ज़्यादा चल दी। आखिरकार वो अपनी मंज़िल तक पहुँच गई थी। वो गाड़ी से उतरी, वो सीधा रीस के घर गई। दरवाज़ा खुलकर आने की हिम्मत उसमें ना थी। फिर मतलब खुद को सँभालते हुए उसने घर का दरवाज़ा बजाया था। रीस को देख ज़रा दरवाज़ा बज रहा है कोई है। रीस की अम्मा मुसलसल आवाज़ें दे रही थी रीस के ना जाने पर। मजबूरन खुद उठते हुए दरवाज़ा खोलने पहुँची। "अरे रिया बेटा तुम सामने खड़ी है।" रिया को यूँ अचानक देखकर वो एकदम चौंकी थी। "अरे कौन अम्मा? क्या आप हर किसी के से बातें करने लग जाती हो?" पीछे से एकदम रीस की आवाज़ आई। जैसे ही उसकी नज़र दरवाज़े पर खड़ी रिया पर पड़ी इसको अचानक देखकर वो भी हैरान था। उसने सोचा ना था कि वो इसके घर तक आ पहुँचेगी। "क्यों आई हो तुम यहाँ? आप आपने आपको सँभालता वो अपने आप को सँभालता वो अब उसे उससे यहाँ आने की वजह पूछ रहा था। अंदर आने को नहीं कहोगे?" उसने धीमी आवाज़ में कहा। "किस लिए कहूँ तुम्हें अंदर आने का? जो कहना है कहो और जाओ।" ये कहते साथ ही अरीस वापस अंदर जाने लगा था कि एकदम से रिया ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अरीस रुको।" जब मैं तुमसे माफ़ी वो कहने वाली थी कि अरीज़ उसे टोका। "खबरदार जो माफ़ी माँगी तुमने, माफ़ी माँग कर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम्हें मेरा एहसास है?" अरीज़ के मुँह से निकली बातें किसी आग की तरह रिया को ज़ख्मी कर रही थी। "अरीज़ मैं बस माफ़ी माँगना चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अरीज़।" उसकी आँखों से ये बात कहते हुए मुसलसल आँसू बह रहे थे। ये जब सुनकर तो जैसे अरीज़ को ज़ोरदार झटका लगा था। क्या तुमने?" अरीज़ को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। इसने एक बार और पूछना चाहा। "मैं मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे अरीज़, मैं जानती हूँ जो मैंने किया मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मगर मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। इन लम्हों में जितना भी अकेली रही हूँ, इन एक-एक लम्हों में ऐसा कोई मिनट नहीं गुज़रा जिसमें तुम्हें याद ना किया हो।" वो सिसक कर रोते हुए कह रही थी। वो पूरा सुर्ख हो गया था, आँखें सूज रही थी, आवाज़ धीमी हो गई थी। इस तरह उसका रोता चेहरा रील से दिखा ही जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो गले लगाकर उससे सारे आँसू चूर ले मगर मजबूर था। अब कुछ हमारे बीच नहीं बचा रिया, बेहतर होगा चली जाओ। अपना दिल सख्त करता वो उसे यहाँ से जाने का कहकर वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो जानता था अगर थोड़ी देर और रहा तो वो अपना काबू खो देगा। वो ये करना नहीं चाहता था। अगर वो ऐसा करता तो शायद टूट जाता मगर अरे मुझे ऐसे नहीं छोड़ो। वो भागते हुए उसके पाँव में आ गिरी थी। ये वो वक़्त था जिस वक़्त आर्या ने पहली बार खुद को इस हद तक कमज़ोर पाया था। छोड़ो मुझे रिया, ये क्या हरकतें कर रही हो? तुम चली जाओ, कुछ नहीं बचा अब और प्लीज़ अब वापस मत आना। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और शायद अब कभी ना हो। उसके हाथ अपने पाँव से छुड़वाता वो वहीं उसे तरफाता छोड़कर गया था। "अरीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ।" वो वहीं ज़मीन पर बैठी चीखती चिल्लाती मुसलसल आवाज़ें दे रही थी। दिल कट रहा था उसका आज पहली बार इसे मोहब्बत ना मिलने का दुःख अ सहा था जिसकी तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। "रिया बेटा बैठो कुछ देर।" अरीज़ की अम्मी ने रिया को सँभालते हुए कहा, "नहीं मैं चलती हूँ, अब आप अपना ख़्याल रखिएगा।" अपने हाथों से आते हुए आँसू साफ़ करते हुए उठी। उनको सँभालती दबे-दबे कदमों से बाहर की जानब चल रही थी। आज वो बुरी तरह टूटी थी। उसकी हर उम्मीद आज हार गई थी। गाड़ी में जैसे-तैसे आकर बैठी उसने होश सँभाला था। क्या मैं आ गई हूँ? क्या इसकी मोहब्बत खत्म हो गई? आँसू बह रहे थे, सोचों में गुम। वो अंधाधुंध गाड़ी चला रही थी कि अचानक सामने से आती गाड़ी से रिया की गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसके सर से खून रिस रहा था। सारे लोग जमा हो चुके थे मगर लोगों की फ़िक्र ना करते हुए वो हाथ से अपने सर पर कपड़ा रखकर खून रोकती और वहाँ से जैसे-तैसे उठती अपनी गाड़ी को वहाँ छोड़ती वो पैदल चलती घर तक आ गई थी। घर तक पहुँचते ही होश शरीर बहने की वजह से उसकी आँखें घूमने लगी थी। आँखों के इर्द-गिर्द अंधेरा छाने लगा था। उससे पहले कि वो गिरती वहाँ मौजूद शख्स ने उसे सँभाल लिया था बेहोशी की हालत में। इसको इस शख्स का चेहरा इतना धुंधला दिखाई दे रहा था कि उसी सोच के साथ उसकी आँखें एकदम बंद हो गई थी। "ये मैं कहाँ हूँ?" उसने एकदम से अपना सर पकड़ा लिया था। धीरे-धीरे आँखें खोलती वो और देर तक जायज़ा ले रही थी। उसे समझ तो लग गई थी कि वो अपने घर है, मगर अपने दिमाग पर ज़ोर डालती वो इस धुंधले-धुंधले चेहरे को याद कर रही थी जिसने उसे सँभाला था। "अरे मेरा बच्चा उठ गया।" मिसेज़ हुसैन ने अपनी बेटी को होश में आते देखा तो आवाज़ दी। "मम्मा मुझे यहाँ किसने लाकर छोड़ा?" मिसेज़ हुसैन ने उसके इस सवाल को सुनकर हैरान तो रह गई थी। उन्हें लगा था रिया को कुछ याद नहीं होगा मगर वो अनजान बनते हुए उस बात को जो डला रही थी। किस बारे में बात कर रही हो रिया? मुझे समझ नहीं आ रही। मिसेज़ हुसैन ने शर्बत का गिलास थमा के अनजान बनते हुए उसे तह किया जैसे उन्हें कुछ मालूम नहीं। "मामा झूठ मत बोले। मुझे यहाँ कौन लेकर आया है?" रिया ने इस गिलास को ज़ोर से अरे यार! इस गिलास को ज़ोर से ज़मीन पर मारते हुए पूछा, "ये क्या बदतमीज़ी है रिया? ये बदतमीज़ी है तो बदतमीज़ी ही सही। मुझे जानना है कौन लाया मुझे यहाँ? जानना चाहती हो कौन लाया तुम्हें यहाँ? रीज़ लाया तुम्हें यहाँ?" मिसेज़ हुसैन का आखिरकार उसे सच बोलना ही पड़ा क्योंकि अब उसे मज़ीद अपनी बेटी से झूठ बोलना नहीं जा रहा था। वो थक गई थी अपनी बेटी को ऐसे देखकर। अरीज़ लाया मुझे यहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकता है? रिया को लगा शायद उसने गलत सुन लिया हो। उसे हैरत का झटका लगा था क्योंकि अरीज़ ने तो उसे खुद अपनी ज़िंदगी से जाने का कहा था। वो बोला यहाँ कैसे आ सकता है? हाँ, वही लाया तुम्हें यहाँ। अब जो बात करनी हो उससे खुद कर लेना। ये कहते साथ ही वो रिया को वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई थी। बेटा अगर तुम ना होते तो शायद आज वाक़ई मेरी बेटी मर जाती। हुसैन साहब ने अरीज़ को गले लगाते हुए कहा, ऐसी बातें करके शर्मिंदा कर रहे हैं आप। वो मेरी बीवी थी, बीवी भी है। इतना कहना था कि हुसैन साहब इसकी बात में मेरे सख्त मुस्कुराए क्या? हुसैन साहब अरीज़ आवाज़ से सुनकर फ़ौरन पीछे मुड़े थे जहाँ रिया दरवाज़े पर खड़ी थी। दरवाज़े पे खड़ी है रिया को तो जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया। ये मैं क्या सुन रहा है बाबा? इसको समझ नहीं आ रहा था कि खुद उसने सुना वो सच है या जो हो चुका है वो। बेटा रिया मेरी बात सुनो। उसने सामने उसे समझाना चाहा मगर मामला बिगड़ चुका था। इतने दिनों बाद उस आपने यकीन किया था बाबा फिर क्यों किया बाबा ये सब किया? उसके आँसू में आँखों में आँसू थे। उसे हैरानी हो रही थी कि इसके साथ ये हुआ क्या था? मैं सब बताऊँगा बैठो इधर आओ। अपनी बेटी को पास बुलाकर उन्होंने उसे बैठाकर संजीदगी से सारी बात करना शुरू की। बाजी जी अस्सलाम वालेकुम कल आपसे ही थे, मैं हार गया। कल मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल किया। वो रिया की कॉल पर की जाने वाली सारी बातें हुसैन साहब को बता रहा था। दिल बहुत दुखा था उसका मगर बताना ज़रूरी था। बेटा मैं सब जानता हूँ मेरी वजह से हुआ ये, ना मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रखता ना ये ऐसा होता। लेकिन जब वो इतनी खुदसर हो गई थी, मैं भी मजबूर था। हुसैन सब सारी बातें सुनकर अफ़सरदा होकर रह गए थे। बेटी ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया था। फिर आप बताइए मैं क्या करूँ? तलाक लेना चाहती है मैं मुझसे, क्या दे दूँ? अगर मैंने तलाक दे दी तो शायद खुद ही मर जाऊँ। दिल उसका भारी होने लगा था। तलाक तो छोड़ और रिया को एक लम्हे के लिए खुद से अलग नहीं करना चाहता था। फिर एक तरीका है जैसा जैसा मैं कहता हूँ करते जाओ। वो तलाक माँगती तो जाली दस्तावेज़ात बनवा के उसे तलाक दे दो। हुसैन साहब ने उसे तरकीब बताई थी। वो चाहते थे उनकी बेटी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो मगर प्यार की भूखी है, जो प्यार उसे
अरीज़ ने दिया वो उसको कभी नहीं भूल पाएगी। तलाक वो जाली मतलब अरीज़ को समझ नहीं आ रही थी कि उस साहब से ऐसा करने को क्यों कह रहे थे। बस बेटा जैसा बोलता वैसा करो, जब यहाँ आ जाओगे तब बाकी तब बताऊँगा। उन्होंने ये कहते साथ ही फ़ोन रख दिया। तो इसका मतलब हमारी तलाक नहीं हुई। उसको हैरत का झटका लगा था कि इतनी लंबी खेल खेली गई सिर्फ़ उसको एहसास दिलाने के लिए। हाँ बेटा, तुम्हारी कभी उससे तलाक हुई नहीं थी, दर हकीकत ये सिर्फ़ हमारा बना बनाया प्लान था। उस टाइम साहब को एक तरफ हँसी भी आ रही थी, दूसरी तरफ अपनी बेटी की हालत देखकर अफ़सोस भी था। तो बाबा वो लड़की जो अरीस के साथ रेस्टोरेंट में थी, वो सब अरिया को अचानक याद आया इस लड़की का। तो फ़ौरन बिना झिझक उससे पूछा था, अच्छा वो उसका भी बताता हूँ मैं तुम्हें। उन्होंने बाकी की बात करना शुरू की। हाँ, आओ अरीस बेटा, तुमसे काम था मुझे। उन्होंने अरीस को अपने ऑफ़िस में बुलाया था जी। बोले क्या बात, क्या हुआ? तो खैरियत है ना? रिया तो ठीक है ना? उसने परेशानी के हाल में पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है, बस अब मौका आ गया कि अब हम अपनी अगली दाँव चलाएँ। अरीस को उसकी बातों की समझ नहीं आई थी। तो सैयद साहब ने मज़ीद उसे समझाया, देखो मेरी बेटी की आज है मीटिंग, वो जाएगी ताजमहल, तो तुम्हें भी वहाँ पहुँचना है मगर किसी लड़की को लेकर। मिसेज़ हुसैन ने लड़की का कहा ही था कि अरीस चौंका था। क्या लड़की? इसको डर था कि रिया अगर वो लड़की लेकर पहुँच गया तो वो उससे कच्चा चबा जाएगी। हाँ, लड़की क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? उसको इस बेचारे की ऐसी हालत देखकर बड़ी हँसी आ रही थी मगर बहादुर से छुपा गए थे। आप जानते भी हैं वो कैसी है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा बुरा हाल कर डालेगी। उसको आज भी रिया का खौफनाक गुस्सा याद था, कैसे याद ना रहता, इतने दिन साथ जो रहा था। अरे खुदा डरते क्यों हो, मेरी बेटी है, खाएगी नहीं, तुम्हें बस थोड़ी बातें सुनाएगी, सुन लेना खुशी-खुशी। उन्होंने एक जोरदार कहकर लगा, जी ठीक है, जैसा आप कहें मैं करता हूँ। उसने माथे पर आता पसीना साफ करते हुए कहा, हाल बाकी तो सब जो हुआ तुम जानती हो। हुसैन साहब ने गहरा सांस लेते हुए कहा, रिया का इतना बड़ा खेल सुनकर एकदम दिमाग घूमने लगा था कि इतना बड़ा खेल खेला गया उसके साथ जिसकी उसको खबर तक नहीं थी। तो ये भी सारी बात जो मैंने तुम्हें बता दी है, अब तुम दोनों सामने हो, जो बात करनी है कर लो। हुसैन साहब ने सब सच बताकर इन दोनों को अकेला वहीं छोड़कर बाहर की जानब चले गए। रिया सामने खड़े अरीस को चबा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। वो वहाँ से तेज़ी से उठ खड़ी वो थी, अरीस के पास गई थी और उसका दिल कर रहा था आज वो इसका गला दबाकर छोड़ेगी। अरे अरे, ऐसे क्या देख रही हो, खाओगी क्या? उसने उसकी नज़रों में देखकर एकदम से नज़रें नीचे करते हुए कहा, खाने का तो नहीं पता मगर जो काम तुम सरंजाम देकर बैठे हो ना, इसकी बुनियाद पर तुम्हारा गला दबाने की ख्वाहिश मैं ज़रूर हूँ। उसने मुसलसल उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से भरी नज़रों से कहा, मैं क्या कर दिया है वैसा? अरीस ने आंखों में डालने की हिम्मत नहीं थी ताकि गुस्से से भरी आंखों से उसका सर झुकाने पर मजबूर था। ये मैंने क्या कर रहे हो, बकरी हो क्या? उसने अरीस का कॉलर खींचते हुए कहा, जिससे मजबूरन उसे उठाकर रिया की आंखों में देखना पड़ा। अब इसमें बकरी होने वाली बात क्या कहाँ से आ गई भला? उसने मुँह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम तो दूर रहो मुझसे, तुम्हारी तो मैं शक्ल ही नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी कि अरीज़ ने उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो किसी कटी पतंग की तरह उसके सीने से जाने लगी। छोड़ो मुझे, चीखो छिछोरे आदमी। इसने अरीज़ को दूर धकेलते हुए कहा, क्यों छोड़ूँ? बीवी हो तुम मेरी। और हाँ, हम हमेशा अरीज़ अपनी बात मुकम्मल करने ही लगा था कि रिया ने उसके मुँह पर उँगली रखकर रोका। वो बीवी बीवी जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकालने चले थे, वो बीवी जिसको तलाक देने का सोच लिया, वो बीवी जिसके लिए आपके दिल में से मोहब्बत खत्म होगी भीगी आँखों से उसने अरीज़ को की ओर देखा था। क्षितिज सुलगा के देखकर अरीज़ के दिल को कुछ हुआ था। उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसे ये खेल जो खेला उसे नहीं खेलना चाहिए था। हाँ, तब गलती हो गई, कुछ चीज़ों को सही करने के चक्कर में तुम्हें तकलीफ दे बैठा, मगर क्या करता, मजबूर था। उसने रिया के गाल पर आते आँसू को साफ करते कहा, मगर अपने मेरी मोहब्बत देखने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज किया, मुझे खुद से दूर रखा। वो उससे लिपट कर फूट-फूट कर रो रही थी। आज उसके समय का पैमाना लबरेज़ हो गया था। आखिर रो रो क्लार हो रही थी। रोने की बहस गाल सुर्ख हो गए थे। वो हकीकत जानने के बाद भी तकलीफ में थी। इधर देखो मेरी तरफ। उसने उसका चेहरा तो थोड़ी से ऊपर अपनी ओर किया। चाहता हूँ लेकिन इतना जान लो कि तुम्हें इस वक़्त छोड़ देता तो शायद जी मर जाता। रिया यकदम उसकी आँखों में देख रही थी। उसको इसका बोलना बेहद अच्छा लग रहा था। अब घर चले हमारे घर। उसने उसका हाथ पकड़ हाथों अपने हाथों में लेकर कहा। हुसैन साहब इसी वक़्त फ़ौरन आए थे। दोनों बच्चों को ऐसे देखकर वो बेहद खुश थे। उन्होंने फ़ौरन इन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हूँ और खुदा घर लेकर जाकर आराम से अपनी बीवी को देख लेना। ये आवाज़ सुनते ही दोनों एकदम से दूर हुए थे, जबकि उनके ऐसे दूर होने पर हुसैन साहब मुस्कुराकर रह गए। जी, 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 बस जाने लगे हैं हमको, हमसे तो इजाज़त है। आपकी आपकी ले जाएँ आपकी बेगम को अपने घर। अरीज़ ने रिया की तरफ देखते हुए आँख दबाकर कहा, बेटा ज़रूर, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अब चलो रिया, जाओ ज़रा अपना सामान सेट कर रखो। इतना कहना था कि रिया फ़ौरन वहाँ से उठकर गई थी। आज बहुत खुश थी वो, आज इतने महीनों बाद उसके जिस्म में जैसे जान आ गई थी। आज वो पहली वाली रिया लग रही थी। जल्दी-जल्दी अपना सामान बाँधती वो सीधे नीचे आई थी। चले अरीस, वो इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराया था क्योंकि उसका चेहरा आज खिला हुआ लग रहा था। हाँ, चलो चले अंकल, चलते हैं हम। हुसैन साहब ने आगे बढ़कर अरीस को गले लगाया और रिया के सर पर हाथ रखा। खुश रहो दोनों, हमेशा ऐसे ही मिलने ज़रूर आते रहना। दोनों दोनों को बाहर तक छोड़कर दोनों को जाता देखकर आज वो पुरसुकून थे और लिहाज़ से दोनों घर आ गए थे। अरीस रिया का हाथ पकड़कर आज शान से उसे अपने घर में लाया रहा था। अरे बेटा, आ गए दोनों। अरे मेरी बच्ची भी आ गई है। हुमैरा बेगम ने दोनों को गले लगाया था। जाओ तुम दोनों अंदर कमरे में, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, ठीक है? वो दोनों का सदका उतारती खाने का कहकर बाटी खाने में गई थी। चले बेगम, उनसे प्यार भरी नज़रों से कहा, जी चले। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अलमारी मेरी है, ये वाले खाने में मैं अपने कपड़े रखूँगी, समझ गए आप? उसने रोब जमाते हुए कहा, हाँ बाबा, सब तुम्हारा है। अच्छा तुम अपने और मेरे कपड़े सेट करो, मैं ज़रा आया किचन से। ये कहता अरीज़ बाहर की जानब चल गया। अरिया सारा काम करके मज़े से बेड पर नाराज़ होकर बैठी थी कि कब वो आए और कब वो लड़े। इतनी ही देर में अरीज़ अंदर आ गया। अरे वाह बेगम, सारा काम कर लिया, कपड़े रख लिए, चलो मैं ज़रा पहन लूँ। उसने पहनने के लिए अलमारी की जानब हाथ बढ़ाया या खोलकर जो उसने देखा तो हैरान रह गया कि ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने सवालिया अंदाज़ में पूछा। वही ज़्यादा हाँ, होने चाहिए थे ज़मीन के कॉर्नर पर। अरिया ने भी हमें चढ़ाकर मज़े से कहा, वाह बहुत सही, बहुत अच्छे। अरीज़ घूरती नज़रों के साथ बेड पर आया था।
हाँ, तो जब मुझे छोड़ा था तब तो नहीं हुआ इतना कि मैं पूछ ही लूँ कि मेरी बेगम कैसी मगर नहीं, मुझे छोड़ने का शौक था ना आपको, मैं तो बहुत फालतू थी। वो फ़ौरन रीत से फैसला बनाते हुए बोली, "अरे मैंने माफ़ी माँगी तो है, इधर तो आओ।" अरे जैसे ही करीब आया वो और दूर हुई। हाँ, जैसे सब ठीक हो गया तो तकलीफ़ मिली मुझे और भी, और जो मेरे बर्थडे के करीब पहुँची वो जैसे-जैसे करीब आता जा रहा था वो दूर होती जा रही थी। अब अरिया तक आकर बैठ के से उठकर दूर खड़ी हो गई थी। अरीज़ उठकर फ़ौरन उसके पास आया और उसे अपनी तरफ जाने खींचा मगर वो धक्के देकर दूर हो गई। ऐसा हो सकता है भला मैं तुम्हें छोड़ दूँ? उसने अरिया को फिर अपने करीब खींचते हुए कहा। इस बार करीब तो इतनी मज़बूत थी कि वो चाहकर भी नहीं जा सकी। कोई अपनी ज़िंदगी को दूर कर सकता है भला? उसने आँखों में आते आँसू को छुपते हुए स्त्री से कान में कहा। अरीज़ के यूँ ही एकदम करीब होने पर अरिया उसकी गुर्बत में पिघल सी रही थी। और ये सोने मुझे अटक-अटक कर कहती वो उसकी गिरफ्त से दूर जाना चाह रही थी मगर आज जैसे रीझ ने ठान रही थी कि आज ये दूरी नहीं आने देगा बल्कि मिटा देगा। क्यों छोड़ूँ? मोहब्बत हो तुम मेरी, इश्क हो तुम मेरा। उसने असली से उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे। जानती हो कितनी मुश्किल से ये दिन मैंने गुज़ारे थे। कोई ऐसा दिल नहीं था जिस दिन मैं तुम्हें सोच कर रोया ना हो। अरीज़ उसको बेहद करीब करते हुए बोला। अब की बात इतना करीब किया था कि दोनों की सांसें एक-दूसरे से टकरा रही थी। बोलो, मेरी आँखों में देखो। उसने रिया के चेहरे पर आती लिटों का कानों के पीछे करते हुए कहा जिससे रिया नज़रें झुका गई थी। बोलो, क्या मेरी मोहब्बत में कोई तुम्हें शिद्दत महसूस नहीं होती? क्या मेरी दीवानगी तुम्हें नहीं दिखती? उसके गालों पर अपने दम रखता उससे शिद्दत का एहसास करवा रहा था। आज पहली बार रिया की बोलती बंद थी। उसके सामने याद यूँ कहो कि उसने बंद करवा दी थी अपनी मोहब्बत की शिद्दत से जो वक़्त भी उसके लफ्ज़ों में झलक रही थी। वो मैं बस रिया से शर्म के मारे एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। इतनी गर्मी के मौसम में भी रिया के माथे पर पसीने के चंद बूँदें नमूदार हुई थी। या यूँ कहो कि रिया की गुर्बत में आकर वो बिल्कुल बेजान हो गई थी। बस उसकी मोहब्बत की तपिश को वो महसूस कर रही थी। क्या आवाज़ तो बड़ी बोलती बंद है। मोहतरमा की अपनी गिरफ्त को मज़ीद मज़बूती से करता वो उसे अपनी बाहों में ले रहा था। वो मैं बस छोड़े मुझे जाने दे। वो उसके हाथों पर काटी फ़ौरन वहाँ से भागी ही थी कि एकदम से अरीज़ ने उस हाथ पकड़ कर दोबारा उसकी ओर खींचा था। और नाज़ करते हैं आज पहली बार तो आप अपने मियाँ की कानूनी तौर पर बीवी बनकर आई हैं। आज कोई हदूद नहीं हमारे बीच। ये कहकर उसने रिया का एक हाथ अपने कंधे पर रखा, साथ खुद का दूसरा हाथ उसकी कमर पे रखा जिसे वो उसके सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे में घूम नाच कर रहे थे। शाम का वक़्त दोनों ही के लिए एक खुशगवार मौसम था जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ वक़्त गुज़ार रहे थे। ठंडी-ठंडी हवाएँ इन दोनों की मोहब्बत के मोहब्बत दरमियान अपना अलग ही असर दिखा रही थी। एक बात पूछी उसने सवालिया अंदाज़ में नज़रों से कहा। जी पूछे बेगम। अज़ीज़ का ऐसा कहना रिया की धड़कनें बढ़ा गया था। कितना चाहते हैं आप मुझे? उसने कोई आँखों में आँखें डालकर बड़ी संजीदगी से पूछा। कितना चाहता हूँ तो बहुत अच्छा सवाल है आपका बेगम। मैं आपको इतना चाहता हूँ कि आपकी सोच भी मेरी इस चाहत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। मेरी मोहब्बत आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इतनी ख़ास कि ना तो मैं ये जगह किसी को दे सकता हूँ, ना ही कोई इस जगह में आ सकता है। ये सदा आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। मेरे वजूद का एक अहम हिस्सा आप जिसको शायद मैं खो दूँ तो मुझे भी कुछ बाकी ना रहे। इसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। और इसके एक-एक लफ्ज़ में रिया के लिए साफ़ मोहब्बत वाज़िया थी। उसका एक-एक लफ्ज़ उसकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था कि किस कदर वो इस पर जान निछावर कर सकता है। ये सब दिखावी देर से रहा था। और कुछ पूछना है आपने? उसने बड़ी नरमी से पूछा। नहीं कुछ नहीं, जितना पूछना था इससे ज़्यादा जा चुकी हूँ। अजीज़ से कहती हुए उसके सीने पर सर रख गई थी। बेशक रुतबे में बड़ी थी मगर कदम में भी मगर कद में भी अभी भी वो इससे छोटी थी। कद 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 खड़े हुए वो इसका सर अपने सीने से लगा देखकर बहुत मुतमिन था। आज उसको इसके और रिहा मिल गई। एक साल बाद चलो उठो। वो काफ़ी घुटनों से उसे उठाने में लगी थी मगर रिया वो सोने में मगन था। आज उसके घर में बड़ी दावत रखी गई थी जिसके लिए रिया बेहद खुश थी मगर साथ उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पिछले घंटे से रिज़ को उठा रही थी जो कि हर बार 5 मिनट में कहकर लंबा सो जाता। उठ रहे हो तुम या नहीं? उस बार रिया इसके कान में आकर चीखी थी जिससे रिज़ उछलकर उठा था। हाँ, उठ गया हूँ, उठ गया। क्या हो गया? क्या कान फाड़ोगी मेरा? रिज़ ने कहा। फिर से कानों पर हाथ रखे हुए कहा, क्या कान, क्या मेरा दिल, क्या तू मेरा सर, तुम्हारा सर भी फाड़ूंगी। वो मुँह में सोते हुए गुस्से से कहने लगी। पैरा हो जाऊँगा मैं ऐसे में। उसने आँखें दबाते हुए कहा, अच्छा ना सॉरी उठ तो गया हूँ, अच्छा चलो ना मुँह तो ना फुलाओ। अजीज़ ने एकदम से उसका हाथ खींचा तो वो सीधा अजीज़ के सीने से जा गिरा। क्या मुसीबत है तुम्हें? तो उठते जगाते सोते हर वक़्त यही सोचता है तुम्हें? अलिया कहते साथ उठते ही लगी थी। अजीज़ ने फिर कहा, अच्छा ना अब ऐसे नाराज़ हो गई तो मैं नहीं जा रहा। अजीज़ भी मुँह फुलाते हुए कहा, नहीं होती मैं नाराज़, अब उठ जाओ। वो इसके चेहरे पर शरारत से हाथ मारती हुई उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ चल दी। तैयार होकर अजीज़ वॉशरूम से जैसे ही बाहर आया सामने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अलिया को देखकर वो कुछ लम्हों के लिए नज़रें हटाना ही भूल गया था। गुलाबी सलवार कमीज़ में वो बेइंतहा हँसी लग रही थी। चेहरे पर आती जुल्फ़ें उसके हुस्न में चार-चाँद लगा रही थी। काँच की चूड़ियों की खनक सुनकर उसे अगर उसे कोई देख ले तो शायद ही उससे नज़रें हटा पाए। इतनी हसीन और दिलफ़रेब लग रही थी। हाय! आज तो बड़ी हसीन लग रही है आप। अरीज़ ने पीछे से आकर उसे एकदम से पकड़ा था जिससे शर्मा सी गई थी। छोड़े मुझे देर हो रही है। अरीज़ ने ऐसे पकड़ने से उसके अंदर अजीब सा करंट सा दौड़ा था। अरीज़ ने उसे अपनी तरफ मोड़कर एकदम से दीवार के साथ लगाया था जिससे वो एकदम घबरा गई थी। उसके पसीने छूट गए थे। हाय बेगम, आज क्या मारने का इरादा है? इतनी हसीन लग रही है, दिल ही नहीं कर रहा आपको दूर भेजूँ। अलिया उसकी गुर्बत में डूब सी जा रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। बोले ना बेगम, आज जाने का इरादा छोड़े, आज हमारे पास रहे, आपकी गुर्बत में हमें बिकने दे और थोड़ा आपको भी बिगा दे। रिहा रीज़ की ऐसी हरकतों पर अक्सर शर्म से आंखें बीच लेती थी। आज भी उसका यही हाल था। रीज़ उसके लबों पर झुकते ही लगा था कि अचानक से फूल बजना शुरू हो गया। फूल की आवाज़ सुनकर रीज़ बदमज़ा हुआ था जबकि रिया ने ज़ोरदार कहकर लगाया था, क्या हुआ? लगता किसी के तोते उड़ गए। अच्छा मेरा पर्स पड़ा है, जब वो फूल पर बात कर खत्म हो जाए तो गाड़ी में लेते आना मेरा पर्स। रिया उसकी चुंगल से निकलती सीधा अपना पर्स का उसे याद दिलाती बाहर की जाने चल दी। अरीज़ उससे नादगी से बाहर जाता तकता रह गया और फूल उठाने चल दिया। आ गए तुम, चलो शाबाश, पर्स रखो मेरा इधर और आओ गाड़ी चलाओ। रिया को ऑर्डर दे रही थी
थी जैसे वो हमेशा किया करती थी। जी, मैडम साहब चला रहा और ये उसे घूरता रहता जबकि रिया ने अपनी रस्सी दबाई। दोनों आखिरकार रिया के घर आ गया। रिया ने अपना बैग फिर से अरीस के हाथों में थमाया और अंदर का इशारा किया। आज अपना ही घर समझा अरीस को इसके ऐसे तक करते करने से गुस्सा आ रहा था। आ रहा हूँ, तुमने तो नौकर बना दिया मुझे। वो बुरे-बुरे मुँह बनाता कह रहा था, अरे आ गए तुम दोनों, अरे मेरी बेटी, प्यारी बेटी। उस्ताद साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर रिया को गले लगाया था। और सुनाओ अरीस कैसे हो? तो मेरी लाडली तंग तो बहुत नहीं करती। उस्ताद साहब ने अरीस से पूछा था, अरे क्या बताऊँ आपको इतना परेशान कर रखा है, अरे मेरी इज़्ज़त ही नहीं करती। जब देखो बातें सुनाती लग जाती है। अरीस जो है रिया की तारीफ़ों के पुल बाँध रहा था। रिया का दिल किया जाके इसको गला दबा दे। रिया क्यों तंग करती हो अपने शौहर को ऐसे? उस्ताद साहब ने उसके कान खींचे थे। बाबा ये फ़ज़ूल बोलता है, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। रिया ने अरीस को आँखें दिखाई थी। चलो आ जाओ, खाता लग रहा है, मैं खाने बैठूँ। दोनों आ जाओ शाबाश। सब एक साथ मेज़ पर खाना खा रहे थे कि अचानक रिया को उल्टी सी आदत आई महसूस हुई। वो फ़ौरन वहाँ से उठकर भागी थी। अरे इसको क्या हुआ सर साहब? मैं जाकर देखती हूँ। आप लोगों को खाना खाए हुए सैफ फ़ौरन रिया के पीछे की थी। काफ़ी देर हो गई दोनों नहीं आई। अरीस परेशान हो रहा था कि सामने से दोनों आती दिखाई दी। क्या हुआ आंटी रिया को? अरीस मैं इतना परेशान था, तुम बताओगी कि मैं बताऊँ? उन्होंने रिया की तरफ देखकर कहा। अरीस वो शर्म के मारे उससे कहा तक नहीं जा रहा था। मैं बताती हूँ जनाब, हम दादा दादी बनने वाले हैं। अरीस ने उसे हैरानगी में एकदम पानी का फुवारा निकला। क्या रिया वाक़ई? रिया की तरफ देखते हुए उससे पूछा, जिस पर वो शर्माते हुए अपना सर हिला दी। रीस ने उठकर फ़ौरन उसे अपनी गोद में बिठाया था, गोद में घुमाया था। आज वो दोनों मुकम्मल हो गए थे। दोनों की दुनिया हरी-भरी हो गई थी। दोनों की मोहब्बत की निशानी आने वाली थी। खत्म। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नावल की तरफ अब इंशाल्लाह नेक्स्ट